हेलो गाय, तो आज हम लेकर आए एक न्यू स्काई एनिमी जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर है वह दूसरे वर्ल्ड में जन्म लेता है। तो जन्म से भी ओवर पावर हो जाता है और मैजिक भी यूज कर पा रहा होता है। इसमें कि आपको मिलने वाला फुल एक्शन, हारेम और ओवर पावर मेन कैरेक्टर देखने को। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करने वाली। ये सीरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और चलो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है, बताया था लड़की के बारे में जो कि अपने घर में ही बंद होता है बिकॉज वो बाहर बुली होना पसंद नहीं करता। इन लोगों से यार कोई बुली करते हैं, उसे फ्यूचर कोई प्लान नहीं होते, उसे नहीं पता कि क्या करना है। फोन स्क्रॉल कर रहा होता है, अचानक से उसे बहुत सारी लाइट चमकती है और एक गॉडेस कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमको चूज किया गया रीइंकार्नेशन के तौर पर। यानी एक यूजलेस बंदा जो कि रीइंकार्नेशन के लिए चूज कर लिया गया है। वह कहती है वह उसको चीफ पावर देगी जिससे कि वह आराम से लाइफ जी पाएगा। मैं कहता ठीक है, लेकिन वह तो बस इतना ही चाहता है कि उसकी जो लाइफ है ना वो थोड़ी शांति से बीते, यानी एक पीसफुल लाइफ चाहता है। वे उसको बात को मानती हैं और कहती हैं ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा और तुम्हारी रीइंकार्नेशन होगा। उसके बाद तुम आराम से कम पावर्स के साथ में आराम से जिंदगी जी पाओगे एक न्यू वर्ल्ड में। और उसे रीइंकार्नेट कर देते हैं। जब आंखें खोलकर देखता है तो उसका भी जन्म हुआ होता है, जहाँ उसके फादर मदर होती हैं। वह कह रहे होते हैं सच में बेबी काफ़ी हेल्थी है, और वे कहते हैं सच में काफ़ी अच्छा ही है। इसलिए एक म्यूजिशियन को बुलाते हैं उसकी मैजिक चेक करने के लिए, इसका लेवल चेक करते हैं। मैजिक तो काफ़ी ज़्यादा उनको शो हो रहा होता है, ओवर पावर दिख रहा होता है, लाइट चमकती है। वे सोचते 50 लेवल तो होगा, लेकिन उसमें दिखता है 2 लेवल है और ये केवल एक ही मैजिक यूज कर पाएगा, वह है बैरियर मैजिक। जिसे देखकर किंग काफ़ी शौक होते हैं और कहते हैं क्या ये तो बिल्कुल यूजलेस बेबी है। ये तो सच में मतलब उनको रखना की बात दूर रही, भी सोच रहे होती है कि किसी को पता चल गया कि इतने कम लेवल का बेबी उनका है तो कितनी ज़्यादा बेकार रेपुटेशन रहेगी। दोनों फैसला करते हैं कि इस बेबी को जंगल में फेंक देंगे। वे लोग ऐसा ही फैसला करते हैं और तभी दिखाया था गॉडेस का। गॉडेस थोड़ी घबराती आती हैं और कहती है मैंने थोड़ी गलती कर दी, मैंने उसको चीफ पावर देने की बजाय मैंने उसको ओवर पावर दे दी। मैंने उसको लेवल 2 की पावर नहीं बल्कि 1000 लेवल 2 मतलब 1002 लेवल की पावर दी है, यानी 1000 लेवल से ज़्यादा की पावर्स हैं, जो कि काफ़ी ओवर पावर हो चुका है। इधर दिखाया था बेबी को जंगल में फेंक दिया गया होता है और वो सोच रहा होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए खुद को सर्वाइव करने के लिए। जंगल में कोई भी अगर उसे खतरा है उसको मार सकता है। सोचता उस बंदे ने बताया था कि उसके पास केवल बैरियर की पावर है, इसीलिए बैरियर बनाने लगता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और कहता हाँ ये बैरियर सच में काफ़ी अच्छा है। उसने जैसा बनाया था उसको जैसे चाहे वैसे फॉर्म दे रहा होता है, जैसे पक्षी में बदल देता है, उसे कलर वगैरह भी चेंज कर पा रहा होता है और खुद को उसके अंदर बंद करता है और जिससे कि हवा में आ जाता है। एक बहुत बड़ा बॉल आता है और उस पर अटैक करने की ट्राई करता है उसके अंदर से मैजिक देखकर, लेकिन वो उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पा रहा होता उसके बैरियर को। इस तरह से वो काफ़ी सारी बैरियर बनाने लगता है, उसको अटैक करने लगता है, लेकिन उससे उस बॉल को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इसलिए स्ट्रेटजी चेंज करता है, बहुत सारे पेड़ों को बैरियर से पकड़ के उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बॉल पूजा दब जाता है, लेकिन फिर से निकल आता है। तो एक बहुत बड़े आइसलैंड को लेकर आता है जिससे कि उस बॉल को वहीं पर मार सके, जिससे बॉल पोता डर जाता है, उससे माफ़ी मांगता है और कहता है वह थोड़ा लालची था जिससे कि यानी एक बच्चे को खाकर वो अपनी पावर बढ़ा सके। लेकिन अब वह माफ़ी मांगता है कि वह इस तरह से करने की ट्राई की। वह बात करने की ट्राई करता है, लेकिन सोचता वह तो अभी 2 घंटे पहले ही जन्म हुआ है तो बात कैसे कर सकता है। एक न्यू स्ट्रेटजी निकालता है और एक बैरियर बनाकर अपने अंदर जमा लेता है जिससे कि बात कर सके। बात करता है और कहता है अपने बारे में बताता है कि वह यहाँ पर इस जंगल में यहाँ पर कोई भी उसके साथ नहीं है, और वह अपनी स्टोरी बताता है पास्ट के बारे में। उसकी मदर फादर थे जिन्होंने की कहा कि वो काफ़ी लो लेवल का इसलिए उसे फेंक दिया गया। लेकिन वॉल्फ देखता है कुछ बच्चे के चारों तरफ इतनी ज़्यादा ऑरा दिख रहा है जो कि डरने लगता है और कहता है तुम्हारा साथ डीमन लॉर्ड हो जो कि रीइंकार्नेशन हुआ है। वह कहने लगता हाँ लगता तो शायद वह डीमन लॉर्ड ही है। इसलिए वह वॉल्फ होता है, मन की एक्टिंग करता है और कहता है प्लीज़ मुझे मार दो, प्लीज़ मार दो मुझे, बिकॉज डेमन लॉर्ड के हाथों मरना तो एकदम अच्छी बात है ना उसके लिए। लेकिन वह कहता नहीं, उसे मारना नहीं चाहता है, वह चाहता है बस उसकी कोई केयर करे जिससे कि वह आगे चल के ग्रो हो पाए। और वह बताता है मतलब वॉल्फ अपना उसका नाम फिलो होता है, वह उसके साथ रखने के लिए तैयार भी हो जाता है, उसकी देखभाल करने के लिए, और वो उसकी सर्वेंट बनने के लिए तैयार रहता है। वह कहता है ठीक है, फिर तभी नीचे गिर जाता है बिकॉज वही बच्चा है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपनी पावर यूज कर सके। वे कहते हैं क्या तुम मेरे ख्याल भी रखोगे, लेकिन वह तो एक गर्ल होती है जो कि ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कपड़े भी नहीं पहनी होती है। तो बैरियर यूज करता है जिससे कि उसे कुछ कपड़े पहनाने के लिए, फिर वो अपना ब्रेस्ट मिल्क को फिर खिलाने को होती है। लेकिन वह कहता है मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, केवल 2 घंटे पहले जन्म लिया है, तो मुझे कुछ ऐसा दो ना जिससे कि मैं डाइजेस्ट कर सकूँ। लेकिन वहाँ उससे महसूस होता है कोई बंदा आ रहा होता है, तो फिर वो कहती है क्यों ना मैं उसको अभी जाकर ख़त्म कर दूँ। तो उसे वह कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसे पहले देखो आखिर वह क्या करना चाहता है। वो एक बैरियर उसके अंदर डाल देता है, एक बैरियर को जिससे कि वो टेलीपैथी द्वारा बात कर सकेंगे। पता वह बंदा भी यहाँ पर आ जाता है तो पहले उससे पूछते आकर वह क्या कर रहा है, तो वह कहता है कि वह यहाँ पर इस बच्चे को लेने के लिए आया है। लेकिन फिलहाल कहती है नहीं वो उसे नहीं दे सकती। वह कहता है आखिर क्यों, तुम डीमन होकर उस बच्चे को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो। तो वह कहने लगती बिकॉज वह उसका मास्टर है। वह कहने लगता है क्या सच में, अगर ये कैसे हो सकता है।
बिकॉज वह एक बच्चा है, वह यहाँ पर उसको रेस्क्यू करने के लिए आया और उसके लिए वह ब्रेस्ट मिल्क भी लेकर आया है। बिकॉज वो चाइल्ड है, हार्ट भी यहाँ उसे लेना चाहता है, लेकिन वह कहती नहीं, वह भी उसके लिए जनरेट कर सकती है, लेकिन हार्ट को तो वह चाहिए होता है बिकॉज वह तो बेचारा भूख से मर रहा होता है। और लेकिन वह कहती है कि आखिर वह उसको यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए क्यों आया है, तो उसे बताता है बिकॉज उसका ओन चाइल्ड है, बेबी एक बार लॉस्ट हो चुका है और किंग ने उसको अबॉन्डन कर दिया, इसलिए वह नहीं चाहता है कि वह किसी भी खतरे में हो, इसलिए उसे रेस्क्यू करने आया है। उसकी सैड स्टोरी सुनकर वह क्या लगती है, सच में कितनी ज़्यादा सैड है। वह देखता है कि आखिर वह कितनी बुरी तरह से, मतलब किस तरह से अलग बिहेव करी हुई डीमन, इसलिए कहता है कि आखिर क्या हो। तो बताती उसने उसको मास्टर तौर पर मान लिया है। तो बताता ठीक है, तुम एक सर्वेंट के तौर पर उसके साथ चल सकती हो, जहाँ भी वह रहेगा उसके साथ सर्विस उसको दे सकती हो। फिर वो उसके जो ग्रैंड होता है उसको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर दे, जिससे कि लोग समझे कि वह बच्चा है मर चुका है। वहाँ पर एनिमल का कुछ ब्लड भी डाल देता है। वह सोचने लगती सच में कितना ज़्यादा इमोशनल है। इधर 9 साल बीत गई होती हैं और हार्ट अप और अब अपनी न्यू फैमिली के साथ में रहता है, जहाँ पर उसकी लिटिल सिस्टर भी होती है, जहाँ पर बात करता है और बताता है कि हाँ, भी इतनी सालों से रह रहा है, लेकिन उसकी लिटिल सिस्टर है वह अभी भी उसको बहुत ज़्यादा हेट करती है। इसके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हार्ट डैमेज करता है ये चीज़। लेकिन फिलो होती है, वो उसके पास खाना लेकर आती है, लेकिन वह गर्ल होती है, उसको फिलहाल बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसीलिए वो उससे बार बाहर खेलने जाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देती है उसको बाहर खेलने जाने के लिए साफ साफ। ये बात सुनकर हार्ट कहता है उसे उसके साथ खेलने जाना चाहिए, तो वह कहती है ठीक है। तो दोनों खुश हो जाती है उसकी बात सुनकर। वे लोग बाहर खेल रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम भी एंजॉय कर रहे होते हैं साथ में खेल कर। लेकिन हार्ट होता है ये सब देख रहा होता है खिड़की से, लेकिन उसकी मदर उसके पास में आती है और बताती हैं तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी सिस्टर वो तुमसे बात जरूर करेगी प्यार से। बिकॉज उसे पता नहीं है अपनी एज के जो लड़के होते हैं उनके साथ में कैसे ट्रीट किया जाता है, इसलिए वह थोड़ी सी नर्वस रहती है। लेकिन मैं देख रहा होता है कि सच में वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और कहीं उसको ये तो नहीं पता है कि वह पहले से अंदर से 30 साल से ज़्यादा का हो चुका है, इसीलिए वो उससे इतना ज़्यादा हेट करती है। इसलिए पूरी तरह से वह टूट जाता है। उसकी मदर उसको मतलब हौसला देती है और कहती है तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं जरूरी तुमको अपने भाई के तौर पर मानेगी और कहीं तुमसे प्यार से बात करेगी। वह थोड़ी नर्वस है, क्यों ना तुमको थोड़ा सा उसके लिए चीयरअप करना चाहिए। वह लेकिन पूरी तरह से अंदर से टूट चुका होता है। वह कहते हैं क्यों ना हम शॉपिंग पे चलते हैं और उसके लिए तुम कुछ गिफ्ट लेकर आ जाओ, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन उसकी मदर होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं सोशल तौर पर मिलने में, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बेकार होता है इस चीज़ें में। वे कहते हैं क्यों ना हम कैसल जा रहे हैं तो कल हम चलेंगे, ठीक है ना। इधर दिखाया जाता है हार्ट अपने रूम में होता है, जहाँ पर इसने एक क्लोन बना लिया होता है अपने लिए। सोच रहा होता है कि वह इस तरह से इस कैसल को हमेशा छोड़ के जाने वाला है, लेकिन वह इस तरह से फिलो को वहाँ मतलब साथ नहीं ले जा सकता। और यदि वो उसको साथ ले जाएगा तो शार्लेट काफ़ी ज़्यादा दुखी होगी, और यदि नहीं ले जाएगा तो वह यहाँ पर जी नहीं पाएगी, रुक नहीं पाएगी। तो सोचने लगता है उसने क्लोन बनाया है काफ़ी यदि अच्छा है, बिकॉज वो बोल भी सकता है और चल भी सकता है, सब कुछ बिहेव कर सकता है, बिकॉज उसके ऊपर कंधों पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। इसलिए सोच रहा होता है इस क्लोन को अपने लिए रिप्लेस कर सके कुछ टाइम के लिए जब उसे ज़रूरत पड़े। उसके फादर उसको नीचे बुलाते हैं स्वार्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उसको ये पसंद नहीं होता है। तो उससे पूछे तुम्हारे मैजिक तो काफ़ी यदि कमजोर है, यानी लेवल 2 का है, इसलिए तुम्हारे लिए जो मतलब कुछ तुमने देखा जिसमें तुम रुचि दे सको। तो बताता हाँ उसे रिसर्च करना पसंद है। वे कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें स्वार्ड्समैनशिप भी सीखनी चाहिए, बिकॉज एक फादर के तौर पर उन्हें भी चिंता हो रही थी उसकी। इसलिए वे कहते हैं स्वार्ड्समैनशिप की। उसके फादर होते हैं काफ़ी पावरफुल वॉरियर होते हैं, इसलिए वे लोग प्रैक्टिस करने तैयार होती हैं। तो अपने चार तरफ एक बैरियर यूज करता है, जिससे कि पावर यूज कर सके और डिफेंस भी कर सके। अटैक करता है तो उसके फादर होते हैं उसको डॉच कर लेते हैं ब्लॉक करने के बजाय। जहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, वे शौक हो जाते हैं कि आखिर कोई लो लेवल का बंदा इतनी आसानी से इतना पावर अटैक कैसे करेगा। ले अटैक करते हैं तो वह डॉच कर लेता है और कहते हैं इस अटैक को डॉच करने के लिए कम से कम 30 लेवल तुम्हारा होना जरूरी है। मैं क्या लगता है शायद उसको मैजिक के बारे में थोड़ा रिसर्च की है, इससे शायद उसे पता चला हो। उसने चेक किया था अपने लेवल, जिसमें केवल 3 डिजिट ही दिख रहे होते हैं, जिसमें कि लेवल उसका मतलब 002 ही होता है, बिकॉज उसका लेवल तो 1000 तो 4 डिजिट दिख नहीं रहे होते उसमें, इसलिए उसके लेवल 002 ही दिख रहा होता है। फिर उसके फादर कहते हैं उसको और मेहनत करने के लिए, स्वार्ड्समैन से मेहनत करने के लिए और कंटिन्यू रखने के लिए कहते हैं इसकी स्वार्ड में और सीखे। लेकिन उसकी सिस्टर भी ये सब देख रही होती है। लेकिन रात का सीन होता है तो उसके फादर और मदर होते हैं, बात करो उन्हें हार्ट के बारे में। उसके फादर कहते हैं शायद पे कोई डीमन की पावर्स उसके फादर में या डीमन है वह। उसकी मदर शौक हो जाती है कि आखिर कैसे हो सकता है। उसे बताते हैं कि जो रॉयल है वह भी डीमंस को ट्रेड कर सकता है, तो उन्हें पता चल गया। तो उसकी मदर शौक होती है, वो कहते हैं आखिर वे कैसे हो सकता है, बिकॉज उसके पास ना कोई पूंछ है ना उसके पास बड़े कान है। वे कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन वह डीमन हो सकता है बिकॉज उसकी एक डीमन सर्वेंट भी है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह हमारा बच्चा, हम उसको हमेशा ही ख्याल रखेंगे। लेकिन ये बातें शार्लेट भी सुन रही होती है बिकॉज वह जागी हुई होती है। इधर दिखाया जाता है हार्ट का, जो कि सोच रहा होता है आखिर उसे क्या करना होगा फ्यूचर में आगे ट्रेनिंग करने के लिए, और वो स्वार्डमैनशिप खुद ही प्रैक्टिस करने के लिए सोच रहा होता है। देख रहा होता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है अपने बैरियर्स के द्वारा एक सर्विलेंस यूज करके। यहाँ पर देखता है बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड पड़े होते हैं, उसके फादर भी वहीं पर होते हैं।
वो उसे बता रहे होते हैं कि उसकी सारी सेविंग्स अब इसी चीज़ में लग गई, बिकॉज जो वॉर से आए हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही उसके सोल्जर्स हैं इंजर्ड हो चुके हैं। वो इसी बात से डिप्रेस्ड हैं बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा सोल्जर इंजर्ड हो गए हैं और इस फाइट में भी हारते जा रहे होते हैं। इस वॉर के दौरान जो सोल्जर्स हैं उनको हील किया जा रहा होता है, इसीलिए वो उससे कहते हैं हार्ट से यहाँ से जाने के लिए। लेकिन ये बात सुनकर वह तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी फ्ले होती है, उसकी सर्वेंट बैग कहती है सच में तुम एक ट्रेस फादर हो, तुम इतना भी यूज नहीं कर सकते, फाइट नहीं कर सकते उन लोगों से। लेकिन वो गुस्से में कहता है यदि तुमने एक और शब्द कहा ना तो तुम गई, वे मेरी फादर है, सड़ा मतलब मुँह चुप रहने के लिए कहता है। वो उन सभी को बैरी यूज करके हील कर देता है। इधर रात का टाइम होता है, फिली उसके गेट के बाहर खड़ी होती है। इधर उसको नींद नहीं आ रही होती तो बाहर आकर देखता है तो वह खड़ी होती है। वह कहता तुम ये क्या कर रही हो, तो वह कुछ जवाब नहीं देती है। वह कहता ओ ठीक है, मैंने सुबह तुमसे चुप रहने के लिए कहा था, अब तुम बोल सकती हो। इसलिए वो बोलना स्टार्ट करती है और बस चले जाते हैं और जाकर इसे स्कैन कर लेते हैं पूरी सिटी को। और वह अपने बैरियर्स को एक सरप्राइज कैमरा की तरह यूज कर रहा होता है, जहाँ उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर फिले कहती है शायद कोई स्पाइस भी हो सकते हैं। उसकी बात सुनता और कहता ओ तो यही है जो कि हमारे जो मेरे फादर है उनकी आर्मी इससे हार रही है। मैं कहता ठीक है, इनमें से कोई भी आज नहीं बचना चाहिए। एक अगर बैरी यूज करके फिले के साथ चला जाता, लेकिन उसकी सिस्टर भी ये सब देख रही होती है। बैंडिट्स होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि वे हार्ट के फादर हैं, उनको जरूर सेंटर करा देंगे वरना इस पूरी सिटी को हम लोग तबाह कर देंगे। उसके बाद तो इस सिटी पर हमारा आसानी से कब्जा भी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर पहुँच जाता हार्ट और कहता है क्या तुम लोग क्या बात कर रही थी। वे बंदा होता है पर उनमें से कोई भी हिल पा रहा होता है उसकी बेरिन मैजिक की वजह से, लेकिन बोल पा रहा होता है कि तुम एक बच्ची हो, तुम क्या कर पाओगे। उसका सेम नियम साफ नियम होता है, मेरे जवाब दो वरना तुम मारे जाओगे। और वह उसको एक कुमार भी देता है। सारे लोग बताने लगते हैं कि आखिर पड़ोसी जो राज्य है उसके सैनिक है जो कि यहाँ पर स्पाई के तौर पर यूज कर रहे हैं, जिससे कि वह यहाँ की कंट्री है इस एरिया को कब्जे में ले सकें। लेकिन उसकी सारी बात सुनने के बाद वह सोल्जर को कैप्टन कहता है हमें जाने दो, हमने सब कुछ बता दिया। लेकिन वह कहता है तुम लोग बुरे लोग हो, मुझे बिल्कुल ही बुरे लोग पसंद नहीं है, इसीलिए फ्लैश से उन सभी को जलाने के लिए कहता है। वे पूरे फोर्ट को भी जला देते हैं। फिर वह फ्लैश से कहता है तुम एक संदेश भेज दो मेरे फादर के लिए कि ये सब यहाँ पे क्लियर हो गया है। नहीं दिखाया तो उसके फादर के पास एक बंदा आया होता है, उसे बता रहा होता है एक लेटर द्वारा कि जो भी थीप थे और उनके फोर्ट द्वारा सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सालाट पूछती है डैड आखिर ये सब किसने किया होगा, लेकिन उसको पहले से शक होता है कि आखिर किसने ये सब किया हो सकता है, इसके पीछे जरूरी फ्ले का हाथ होगा। वे वहाँ से चली जाती है फ्ले के पास में, फ्ले से बात करती है और पूछती है कि रात में मतलब हार्ट यानी हार्डी की जो सच्चाई है क्या है। हार्ट का इनाम पे बताती रात को उसने जाते हुए देखा था लेकिन बेड पर मैं सो भी रहा था। मैं कहने लगती है सच्ची बहुत ओवर पावर्ड है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। मैं सब कुछ बता देती है सार्लेट के बारे में और वो सब पूछ रही थी। मैं सोचने लगता हाँ बिल्कुल, और कहता है हाँ वैसे भी जो सार्लेट वो उसका पीछा करने लगती है, लगी बहुत ज़्यादा ही है कुछ दिनों से। और जहाँ तक बात लेने जाता है वहाँ पर भी उसके पीछा करती है, जहाँ पर भी जाए अभी भी वहाँ पर वह सामने खड़ा। फिर हरूडू फैसला करता है कि वह भी सालाड पर नज़र रखेगा और नज़र रख रहा होता है। डिनर के टाइम में पता चलता है कि उसकी मदर और सिस्टर है वे लोग जाने वाली कैप्टन के लिए। नेक्स्ट जब वो नज़र रख रहा होता है सर्वेलेंस द्वारा उसे पता चलता है कि उसकी मदर और सिस्टर उन पर किसी बैंडिट्स ने अटैक कर दिया, इन दूसरी कंट्री की सोल्जर्स ने, जो कि उनके सोल्जर्स हैं वे उनसे फाइट कर रहे हैं। उसकी मदर होती हैं वे सार्लेट को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं और सोच रही होती हैं कि किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना होगा। उसे बैरियर द्वारा मतलब इस बैरियर से इंस्ट्रक्शन मिलती है तो बताती इधर जाने के लिए। उसकी मदद सोच रही होती है कोई उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसलिए वो चली जाती हैं सीधी जैसा कि वह कह रही होती है। फिर वो जा रहे हैं क्लिफ पर पहुंच जाते हैं, फिर उसको अंदर कूदने के लिए कहती है, उसके पास में कोई चारा नहीं बचा होता है, मैजिक यूज करके वो जंप कर देती नीचे की तरफ और वे चले जाते हैं। सामने तरफ जो केव दिख रही होती है उसके अंदर जाने के बाद उसके सार्लोट से कहते तुम यहीं रुको, जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था मुझे ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर उस केव से बाहर आ जाते हैं। उस केव के चारों तरफ इल्यूजन बना देती है जिससे वह केव ना दिखे और भी एक स्वाड निकालती है मतलब स्मॉल स्वाड और अटैक करने लगती है खुद के ऊपर ही। उनको पकड़ देने से तो अच्छा मरना ही अच्छा, लेकिन मैं डिस्ट्रॉय हो जाती है स्वाड और वहाँ पर आ जाता है हरूडो और जाकर सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी फैमिली को हट करने की हिम्मत भी कैसे हुई। जैसे केव से बाहर आवाज़ सुनती है सार्लोट चुप हो जाती, लेकिन जब ऑरा महसूस करती है तो कहती है ब्रदर आप सच में एक सच्चाई के हीरो हो ना। वह सोचने लगता है फिर क्या कहूँ। वह कहता है हाँ ठीक है, लेकिन ये बात सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत आज यहाँ क्या हुआ है। इधर उसके फादर के पास में एक बंदा आकर रिपोर्ट करता है कि जो लोगों ने अटैक किया था उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसकी फैमिली है वे भी ठीक है। वे भी सोच रहा होता है शायद कैपिटल के कुछ गार्ड वहाँ से गुजर रहे होंगे, उन्हें शायद हेल्प कर दी होगी। इधर वापस सार्लोट आ जाती है अपनी मदर के साथ में और काफ़ी खुश होती है। उसके फादर आकर उसे हक करते हैं, लेकिन वह जाकर अपने ब्रदर को हक करती है और कहती है ब्रदर थैंक यू। और वह काफ़ी ज़्यादा ही उसके साथ में घुल मिल गई होती है, इसीलिए फिलो बहुत जेलस हो रही होती है। जहाँ भी वह जा रहा होता है वो उसके साथ में जा रही होती है। उसकी सर्वेलेंस वाले जो स्क्रीन उनको देख रही होती है और कहती ब्रदर क्या ये एंशिएंट मैजिक है। वह कहता हाँ ये एंशिएंट मैजिक है, बिकॉज उसे पता नहीं किस तरह से उसको उसे एक्सप्लेन करना चाहिए।
वो उसको ले जाती है एक लाइब्रेरी में जहाँ पर कि काफ़ी सारी एंशिएंट बुक्स होती हैं जिसको उसने भी पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ पर जाती है और काफ़ी सारी बुक्स को इकट्ठा करने लगती है जो कि एंशिएंट मैजिक पर ही होती हैं। वो उन सभी को देखती है और कहती है ये सब एंशिएंट पर है। वो दोनों साथ में मिलकर उस एंशिएंट मैजिक पर रिसर्च करने लगती हैं, लेकिन वह काफ़ी बोर होते हुए कहता है कि यहाँ पर सच में कोई एनिमी भी नहीं है। जब से उसने देखा था एक एनिमी भी देखने को नहीं मिली है। उसे सिस्टर कहती है कि आखिर एनिमी क्या होती है ब्रदर, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। उसे बताने लगता अपने वर्ल्ड के बारे में कि किस तरह से एनिमी देखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह टीवी वगैरह क्या होती थी। लेकिन सोचने लगता उसकी सिस्टर सच में उसे पागल समझेगी। लेकिन वह काफ़ी एक्साइटेड होती है और कहती है ब्रदर आखिर ये एनिमी वगैरह क्या होती हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या उसको कभी मौका मिलेगा देखने के लिए। वह काफ़ी खुश होती है। 2 हफ्ते की मेहनत के बाद वह एक टीवी बना लेता है जो कि जापान की इंटरनेट से उसे कनेक्ट भी कर लेता है और कहता है चलो तो यहाँ पर हम एनिमी वगैरह है, आप देख सकेंगे। फिर एनिमी को प्ले करता है जिसको वह देख रही होती है तो काफ़ी एक्साइटेड दिख रही होती है इतनी ज़्यादा कलरफुल किसी एनिमी करेक्टर को। वह कहती सच में काफ़ी अच्छा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, मतलब लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। वो जैपनीज होती है। उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा जीनियस होती है पढ़ने लिखने में, तो इसीलिए वह जैपनीज लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ लेती है और एनिमी देख रही होती है 2 हफ्ते बाद, जो क्या उसे सब कुछ समझ में आ रहा होता है। 2 हफ्ते में पूरी लैंग्वेज की एक्सपर्ट हो गई। इधर पे कहने लगता है कहीं मेरी तरह मतलब ओटाकू ना बन जाए। पे कहता है केवल 3 घंटे तुम इस एनिमी को देखने पा रही हो। ओ यस ऑफ कोर्स मैं ही कर सकता हूँ। मैं कहती लेकिन ब्रदर पूरा सीजन देखना है मुझे। तो वह कहता नो मतलब नो, ओनली 3 घंटे, 3 घंटे तुम एनिमी देखोगी। वे कहती है ठीक है। डिनर टाइम पे सो रही होती, काफ़ी नींद में होती है। तो उसकी मदर होती है, वह हरूडो से पूछती है हरूडो तुमने क्या किया था जो कि तुम्हारी सिस्टर इतनी ज़्यादा अभी स्लीपिंग है, प्लस सो सी रही है। मैं क्या लगती है उसने ब्रदर की हेल्प की थी एंशिएंट मैजिक पर रिसर्च करने के लिए। जब वह जा रहा होता है तो उसके साथ जाकर कहती ब्रदर मुझे फुल सीजन देखना है। लेकिन वह कहता नो मतलब नो, नो एनिमी मतलब नो एनिमी, 3 आवर्स ओनली। वह वहाँ से चली जाती गुस्से में। जब बात लेने गया होता है तो वहाँ पर वह साथ में गई होती है, जिसके चेस्ट पर देखती है रेड कलर का मार्क। पूछती है आखिर ये क्या है। तो वह कहता है एक सीक्रेट है इसलिए सीक्रेट ही रखना। जब वह जाकर सो जाता है तो वह उसके पास जाकर सो जाती है। वह सोचने लगती काफ़ी अजीब है। उसकी मदर भी देख रही होती पर सोचती वैसे उनको साथ होने कोई दिक्कत नहीं, वैसे कौन से ब्लड रिलेटेड हैं, इसलिए वे काफ़ी खुश होते हैं उनको साथ देखकर। और नेक्स्ट डे उसके फादर होते हैं, उनका नाम गोल्ड होता है। वे जा रहे होते हैं बैटल पर काफ़ी सारे थीव्स को पकड़ने के लिए, कुछ बैंडिट्स को। इधर वे बाय करती है और कह रही होती ब्रदर आखिर आपको भी क्यों ना हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज आप एक सच्चाई के हीरो हैं, इसलिए आपको जाकर उनके साथ फाइट करनी चाहिए। लेकिन बस फाइट में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन उसके सिस्टर की वजह से वे सोचता है चलो क्या कर सकते हैं अब। मैं कहती हूँ उसको भी एक पावर रेंजर की तरह हीरो की तरह जाकर फाइट करनी चाहिए। वो एक ड्रेस बनाता है जिसे देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है, लेकिन उसको चेहरा भी तो छुपाना होता है, इसीलिए वो पहुंच जाता है और अपने बैरियर द्वारा सारे जो भी बैंड्स उनको ढूंढ कर खत्म कर देता है। उसके फादर जाकर देखते हैं, कहते हैं हम लोग तो काफ़ी लेट हो गए। हरूडो को देखकर उसके फादर पहुंचते हैं आखिर वह कौन है, तो बताता है कि वे एक सच्चाई के हीरो जो बुरे लोगों को सबक सिखाता है, जो कि काफ़ी क्रिंज भरा है। वह जाता है सारे लोगों को मारने लगता है जो भी बुरे लोग होते हैं, और उसको नाम दिया गया होता है ब्लैक नाइट। उसकी सिस्टर काफ़ी खुश होती है, उसने अपनी जो क्लोन होता है उसको परफेक्ट कर लिया होता है, लेकिन वह क्लोन भी उसकी तरह ही बहुत आलसी होता है। वह सिस्टर भी उसको देख लिए थे, उसके पास में एक क्लोन भी है। और फिर नेक्स्ट डे उसके फादर होते हैं रॉयल फैमिली के चिल्ड्रन से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्ट मार रहे होते हैं और काफ़ी लो लेवल मार रहे होते हैं हरूडो के लिए। और आखिरकार इतनी ज़्यादा डिस्कशन बात सुनने के बाद वे लोग डुएल के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर वे देखता है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वे कहता है ठीक है, और लोगों के मुकाबले ठीक ठाक ही है उसका लेवल भी। लेकिन हरूडो का जो कि 1002 लेवल है उसके सामने तो कुछ भी लेवल नहीं है। जैसे वो अटैक करता है हरूडो बहुत आसानी से डॉज कर लेता है, बिको जो बहुत ज़्यादा स्लो होता है उसके सामने। वह कहता है इस तरह से डॉज करना बंद करो, क्या तुम रुक नहीं सकती ये चीज़। बैरी यूज करता है, बंदा ऐसे अटैक करता है तो वो सिर्फ फाइट कर मतलब पढ़ाई खाता रहता है, लेकिन उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था बैरियर से। वह कहता है क्या तुम फाइट बैक नहीं कर सकते। स्पीड से जाता है उसके ऊपर अटैक करता है, इससे वह ढेर हो जाता है। हर बार जब भी ट्राई करता है लेकिन वह ढेर हो जाता है। एक फायर मैथ यूज करता है तो अपने बैरियर में उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है तो मेरी फायर देखना है तो ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर एक बहुत बड़ी फायर यूज करता है। वह बंदा उसके डर जाता है और हार मान लेता है। और फिर उस रात शार्लट को कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है जहाँ पर कुछ बैंडिट्स होते हैं जो कि चोरी करके भाग रहे होते हैं। वैसे ब्रदर से कहती है हेल्प करने के लिए, उन सभी को सबक सिखाने के लिए, वो बाहर जाकर उनको ख़त्म करने के लिए। पहले वहाँ पर आ जाती है और कहती बेबी उसको कंपनी देगी इस फाइट के दौरान। ये बात सुनकर शार्लट सोचती है क्या बेबी फाइट कर सकती है, पावरफुल है। वह कहती है ऑफकोर्स बेबी साइड में रहकर हरूडो के साथ में फाइट कर सकती है, लेकिन वह तो पूरी तरह से एडजस्टेड हो गया होता है सुनकर ही। वह कहता है फ्लेजे की अपनी जो वॉयलेंस है उसको थोड़ा कम करके रखे, वहाँ पर ज़्यादा वॉयलेंस यूज ना करे। वह कहती है ठीक है। उधर उन लोगों के पास में पहुंच जाता है ब्लैक नाइट और कहता है वह ब्लैक नाइट है, और दूसरी तरफ फ्ले कहती है कि वह क्रिम्सन नाइट है, और वह अटैक करना स्टार्ट करती है उन सभी के लोगों के ऊपर
इस तरह से अटैक कर रही होती है जैसे कि कल को उसको कोई फाइट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बस रोकने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन कोई फायदा नहीं, जाकर उसे पंच मारता है और कहते हैं रुक जाओ, क्या तुम सभी को तबाह करके मानोगी। जब बाहर आ जाते हैं पूरे एडजस्टेड हो चुका होता है, लेकिन इधर तो फिले और स्टारलाइट दोनों लोग मिलकर नेक्स्ट फाइट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इधर वह बंदा होता है प्रिंस, वह सोच रहा होता है आखिर वह हरिडो से कैसे हट सकता है, लेकिन वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है लेवल 2 के हिसाब से। तो उसका बटलर आकर उसे बताता है कि कल जाकर उसे स्टारलाइट को कंपनी देनी होगी, लेकिन वो उसकी बात सुनकर उसको रिफ्यूज करता है कि आखिर वह ऐसा क्यों करने वाला है। लेकिन बटलर उसे कहता है ये सब ऑर्डर दिए गए हैं ऊपर से, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा होता स्टारलाइट को कंपनी देने के लिए। इसलिए मान जाता है कि हाँ वह भी ठीक है कंपनी देगा। और फिर स्टारलाइट जब अपने रूम में आती हुआ देखती है उसका क्लोन होता है, यानी हरिडो का वहीं पर लेटा होता है और वह सोशल के जो भी काम होते हैं सारे कर चुका होता है, करना लगता है। मैं सोचने लगता है सच में काफ़ी ज़्यादा ही हार्ट हर्टिंग है। लेकिन तभी जाता है और जाकर पूरा दिन के बाद आराम से बेड पे पड़ जाता है। और तभी चार्लोट से बताती है ब्रदर कल जो प्रिंस है उसने मुझे इनवाइट किया है उसके साथ कंपनी देने के लिए। तो कहता है ठीक है। देख लाता है सरप्राइज तो कुछ है क्या, वहाँ पर उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि हुड पहने होते हैं और कुछ स्पेशल कर रहे होते हैं। फिर जाता है उनके पास, कहते हैं क्या तुम क्या कर रहे हो। फिर डिफेंस में जो यूज करते फिर अटैक करते, लेकिन वो उन सभी को ढेर कर देता। लेकिन उनके पास में एक ट्रम्प कार्ड होता है, बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर को बुलाता है अटैक करने के लिए। वो उन सभी को एक बार में ख़त्म कर देता है, लेकिन सारे दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। इस तरह से कई बार अटैक करता है, सारे रीजनरेट होते रहते हैं। अचानक से उनका जो स्टोन होता है चमकने लगता है और जो समनर्स होते हैं उनके ऊपर ही वह अटैक करने लगते हैं। इस तरह से उनका लीडर होता है और उस पर कोई और चॉइस नहीं बची होती, सिर्फ एक गोलम को समन करता है। जैसे वह अटैक करता है तो हरुडो उसको डॉज करता है, ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी दूर जाकर एक पेड़ से हिट होता है। वह खुद को संभालता है और देखता है गोलम को तो पता चलता है उसकी जो वीक पॉइंट उसके चेस्ट पर है, इसीलिए उस पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से गोलम नहीं हिलता कुछ टाइम, लेकिन अचानक से वो हिलता है और सारे समनर्स जो होते हैं उन सभी के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट करता है। सारे समनर्स भागने लगते हैं। वह सोचता है ये काफ़ी अच्छा इंस्पिरिचुअल है जो कि उसके पास भी होना चाहिए। फिर सारे जो लोग होते हैं उनका लीडर को पकड़ता है और कहता है अगर तुम किसी लिए काम करती हो तो वह कहता है नहीं मैं नहीं बताने वाला है। क्लोजली आकर कहता है कि तुम चाहते तुम्हारे सारे लोग हैं उनकी तरह तुम भी ना मरो, तो फिर बताओ। सारे स्केलेटन जाकर उन सभी लोगों को नीचे फेंक देते हैं खाई में। वह कहने लगता हाँ ठीक है, बताता क्वीन ने ये सब करने के लिए कहा था। वह बताता है क्वीन ने कहा था कि कल चार्लोट को उसे खत्म कर दो, उसका उद्देश्य यही था कि चार्लोट को खत्म करना। कुछ क्वीन को लगता है कि चार्लोट वो आगे चल के उसके रास्ते में आने वाली है, बिकॉज वो आगे चल के फ्यूचर में बहुत पावरफुल हो जाएगी। वह सोचने लगता है कल जो भी हुआ था, जो भी मतलब उसकी मदर को हुआ था, इतनी मुसीबत उठाए भी केवल प्रिंस मतलब क्वीन की वजह से हुई थी। वह काफ़ी गुस्से में आ जाता है, गोले मारता उस बंदे को पकड़कर काफ़ी सारी दीवारों और ट्रीज में मारता है, जिससे कि क्रश कर देता है और उसको वहीं ख़त्म कर देता है। सोचने लगता है जो क्वीन है वह सच में उसकी बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया था और वह अभी इतनी ईविल है तो उसको सबक तो सिखाना होगा, चाहे ख़त्म क्यों ना करना पड़े। फिर जा रहे होते हैं एक कैरेज में जहाँ पर कि सब लोग होते हैं, काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन दिख रही होती है। तो चार्लोट सोचती है उस सबको डील करने के लिए और वह कहती है उस प्रिंस से कि क्यों ना कल का जो मैच था उसके बारे में तुम भूल जाओ। हाँ तुम हार गए थे लेकिन कोई बात नहीं। वह भी कहा था हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ मैं हार गया था, लेकिन मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि अगर हरुडो की पावर इतनी ओवर पावर क्यों है। सोचने लगता है कि ये डीमन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है कि उसने डीमन कॉन्ट्रैक्ट यूज किया है, बिकॉज उनके लिए यही शक हो रहा होता है। लेकिन चार्लोट कहती है नहीं मैं उसको भरोसा दे सकती हूँ कि ये सब नहीं, बिकॉज हम लोग सिबलिंग्स हैं। तो वे कहने लगती क्या ये कैसे हो सकता है, वे लोग कहते हैं। तो चार्लोट कहती है कि इसमें कुछ अजीब है, लेकिन जो प्रिंसेस होती है वह कहती है हाँ इसमें अजीब तो बात है। वे लोग पहुँच गए होते हैं जगह पर जहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। चार्लोट जाकर अपने फादर यानी गोल्ड से पूछता है हे यदि क्या होगा अगर क्वीन चार्लोट के पीछे पड़ जाए। तो वह कहने लगते वैसे ही होगा तो नहीं, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता भी है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज क्वीन के सामने वे क्या ही कर सकते हैं। वे कहने लगता है क्यों ना क्वीन को रास्ते से हटा दिया है, उन्हें साफ कर दिया जाए और आपको किंग बनना चाहिए। वैसे भी क्वीन में कितनी ज़्यादा ईविल है। वे कहने लगते हैं हाँ काफ़ी बार की बात से वो गायब हो गई थी, अब दोबारा अपीयर हुई है, लेकिन वह क्वीन के लिए मतलब किंग बनने के लिए ठीक नहीं है। वे कहता है चार्लोट वह काफ़ी अच्छी क्वीन बनेगी फ्यूचर में चल के, इसीलिए उसी पर ही वे डिपेंड करता है, यानी आगे चल के शायद चार्लोट जो क्वीन की गद्दी है उसे संभाल सकती है, इसीलिए उसे प्रोटेक्ट करके रखना होगा। वह सोचने लगता है जब तक कि चार्लोट क्वीन नहीं बनती है तब तक उसको सेव करके रखेगा, इसलिए वो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए क्वीन से दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एक नाइट आया होता है जो कि क्वीन को बताता है उसका मिशन है वो फेल हो चुका है। वह गुस्से में उसके ऊपर बाइन फेंक के मार देती है और कहती है कि तुम लोगों पर सच में कुछ भी नहीं होने वाला है, इसीलिए उसको ये लगता है सब कुछ करना होगा। उसके पास जो स्वाड होती है वो उसको निकालती है और कहती है तो लगता है ये सब कुछ अब मुझे कुछ देखना ही होगा, और सारे नाइट्स होते हैं उनको मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन वहाँ पर ब्लैक नाइट आता है जिसे देखकर काफ़ी सब लोग शौक रह जाते हैं, लेकिन सारे लोगों को अपने बैरियर से ख़त्म कर देता है। तो पूछती है अगर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, बिकॉज आसपास में तो कई लेयर्स हैं बैरियर्स की,
उसको तुम पार करके कैसे आ सकती हो? लेकिन बैरियर्स तो ब्लैक नाइट की ही खूबी है, तो इसलिए वे क्या रोक सकती हैं उसे? वे क्या लगते, लेकिन फिर भी तुम बचकर नहीं जा पाओगे। उसके ऊपर अटैक कर देती हैं वाटर से, जिससे उसके अंदर कैद कर देती हैं। ब्लैक नाइट कहता है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कहकर जंप करके बाहर निकल आता है आराम से। वे काफ़ी क्रिस्टल स्पाइक्स यूज करती है अटैक करने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वे फायर का अटैक करती है जिससे कि उसे ख़त्म करने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है सच में तुम्हारे अटैक तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहकर एक ऐसी नॉर्मल अटैक कर देता है, कैजुअल अटैक, जिसे अपनी माना से रोकने लगती है, लेकिन माना अब खत्म होने वाला होता है, इसलिए जाकर डायरेक्ट स्वार्ड से अटैक करती है। और वह कहती है कि उससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, बेस्ट डीमन को हरा के मारने की बीको सबसे नंबर 1 वही है। लेकिन बहुत आसानी से थोड़ी देर में उसको हरा देता है और कहता है कि तुम सच में काफ़ी एबल काम कर चुकी हुई, कहकर उसके गले में एक कॉलर पहना देता है। और वह कहता है कि अब से यदि तुमने कभी भी शार्लोट यानी चार्लोट को हराने की कोशिश भी की, यानी उस तरफ देखा भी, तो तुम तो खत्म। उसको छोड़कर चला जाता है वहीं पर। जब वो छोड़कर चला जाता है क्वीन को, ऐसे ही तब से करीब 5 साल बीत जाते हैं। और 5 साल बाद जो क्वीन होती है, वे इस तरह से रहती है कॉलर के साथ में, और सारे लोग होते हैं वे एंजॉय कर रहे होते हैं, आराम से मस्ती कर रहे होते हैं। इसी टाइम होता है और सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि अभी भी सेम वैसा ही चल रहा होता है। और जो चार्लोट होती है वह अभी भी फिले के साथ में काफ़ी एंजॉय करती है, वे लोग काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। इस तरह से जो गोल्ड होता है वह पूछता है मतलब हरूडो से कि आखिर क्वीन ने आखिर 5 साल पहले जो अटैम्प्ट किया था चार्लोट को मारने के लिए, उसके बाद वह दोबारा नहीं देखी आखिर क्या। लेकिन कुछ सुनने में आया है कि वे कॉलर टाइप पहनी रहती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पहले उसे फैशन लगे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा स्टिंकी लगता है वह। आखिर क्या हो सकता है? बिकॉज वे लोग भी चार्लोट के बारे में काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं कि हाँ क्वीन के पीछे है, लेकिन हरूडो उसके बारे में कुछ नहीं बताता है। तो वे कहते हैं वैसे अभी मुसीबत तो खत्म हो गई, लेकिन अभी तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम आ गया है। लेकिन वह स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन वह कहते हैं उसको स्कूल तो जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी उसकी एज हो गई है। उसको एक लेटर देते हैं जो कि रिकमेंडेशन होता है किंग की तरफ से, और वहाँ पर प्रिंसेस वे भी काफ़ी उसमें इंटरेस्टेड है। इसलिए वह कहता है ठीक है, यदि मतलब किंग का ये ऑर्डर है तो फिर ठीक है, उसको जाना ही पड़ेगा, उसको मारना ही पड़ेगा। लेकिन फिले के बारे में सोचता है तो बताते हैं हाँ तो फिले को उसके साथ ले जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मदर भी कहती है हाँ बिल्कुल, बस वो ज़्यादा सब किसी के साथ में फायर यूज ना करे, क्योंकि सबको पता है कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वे काफ़ी उसके बारे में चिंतित होती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज सबको पता है हरूडो आराम से हैंडल कर लेगा। हरूडो अपनी क्लोन से आकर कहता है कि उसको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वह भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा होता है। उसका प्लान होता है कि अपनी क्लोन को भेज दे जिससे कि वहीं पर रह सकता है, लेकिन क्लोन भी इंटरेस्टेड नहीं होता है स्कूल जाने में, बिकॉज दोनों की पर्सनालिटी सेम होती है। उसका क्लोन होने की वजह से सेम पर्सनालिटी का होता है। बस सोचने लगता है क्यों ना अकेडमी जाकर कुछ तबाही मचा दूँ, ऐसा कुछ कर दूँ जिससे कि एक्सपेल कर दें, हमको स्कूल ही नहीं जाना पड़ेगा, आराम से एंजॉय करेंगे। लेकिन कहता है और वैसे मैं मैजिक भी यूज नहीं कर सकता, तो वह कहता है ठीक है, अपनी बेरिसों से प्रोटेक्ट करके रहेगा। इधर फिले होती है, वह सफाई कर रही होती है, उसका मतलब हरूडो वहाँ गेम खेल रहा होता है, और चार्लोट होती है वह एंड में देख रही होती है। तब हरूडो कहता है कि वह जाकर अपने लिए एक असिस्टेंट ढूंढने जा रहा है, और निकल जाता है जंगल की तरफ। इस जंगल में कुछ टाइम आगे जाता है, एक बैरियर को पार करके जब आगे निकलता है तो शॉक डर जाता है, बिकॉज सामने उसके एक पूरा बड़ा सा विलेज होता है, जहाँ पर कि 5 साल पहले बताया जाता है जो भी स्केलेटन थे वे हरूडो को ही फॉलो करने लगे थे, और इसीलिए उसको उसका अपना लॉर्ड मान लिया था। और यहाँ पर सारे लोग भी रह रहे हैं, और सभी लोगों को उसने एक जगह दे दी थी रहने के लिए, और लोगों ने यहाँ पूरी बस्ती बसा ली है, वे लोग सब काम कर रहे हैं। हरूडो को एक बंदा आकर ग्रेट का, जिसका नाम जॉनसन होता है, और वो उसे बताता है। हरूडो पूछता है और मॉन्स्टर्स के बारे में क्या, तो बताता है सारे लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और यहाँ पर वे लोग अपने आराम से हर चीज़ कर रहे हैं जो भी कर सकते हैं। हरूडो कहता है सच में काफ़ी इम्प्रेसिंग है, तुम सच में ये चीज़ जगह को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हो। जॉनसन बताता हाँ बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पर भी एग्रीकल्चर पशुपालन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। हरूडो सोचने लगता है जॉनसन काफ़ी अच्छा असिस्टेंट बन सकता है, लेकिन यदि उसके पास बॉडी हो। तब वो स्केलेटन कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वह कहता नहीं, तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तुमने सच में मुझको इम्प्रेस कर दिया इतने ज़्यादा अच्छे से इस जगह को मेंटेन करके। लेकिन स्केलेटन को तो वह असिस्टेंट बना नहीं सकता है। इसी निकल जाता है, नदी किनारे बैठा होता है, जब बैठकर सोच रहा होता है अपनी परेशानी के बारे में, तभी वहाँ पर जो गोलम होता है वह भी यहाँ पर आ जाता है, बिकॉज उसको भी तो उसने वहाँ पर अपने लिए मतलब काम करने के लिए मना लिया था, सारे लोग उसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन वह काफ़ी यदि सॉफ्ट होता है अभी हरूडो के लिए। हरूडो कहता है हाँ मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना सकता हूँ, लेकिन तुम काफ़ी बड़े हो, यानी उसको वह असिस्टेंट नहीं बना सकता। इसलिए प्लानिंग करता है और कहता है ठीक है आप क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर तो कोई असिस्टेंट बनाने के नहीं मिला, इसीलिए वहाँ से वापस चला जाता है, जिससे कि वह बता सके कि भाई कुछ नहीं होने वाला है बाहर। तो फिले पूछती है क्या हुआ, तुम्हें असिस्टेंट मिला? तो वह कहता नहीं मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, फिले तुमको ही मेरा असिस्टेंट बनना होगा। ये बात सुनकर तो कुछ ऐसी हालत होती है।
लेकिन चार्लोट होती है वो उसको बताती है साइड नॉलेज और जाकर स्केलेटन वगैरह होते हैं उन सबसे बात कर रहे होते हैं इस सब के बारे में, लेकिन परेशानी सॉल्व नहीं हो रही होती है। तो बताया जाता है कुछ एडवेंचर्स हैं जो कि ड्रैगन के पीछे पड़ गए हैं जिसके ऊपर अटैक करती हैं और जो ड्रैगन होता है काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और भी स्नो में बीच में जाकर गिर गया है। सारे एडवेंचर्स उसको मारने जा रहे हैं। जो गोल्ड होते हैं यानी हरोडो के फादर उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि फिले की हेल्प चाहते हैं जिससे कि उस ड्रैगन को बचाया जा सके। लेकिन फिले होती है गोल्ड की बात सुनती है और वह कहती नहीं, वह केवल हरुडो से ही ऑर्डर सुनेगी बिकॉज उसकी मास्टर है, ना कि किसी और का ऑर्डर मानेगी। हरुडो कहता है उससे जाने के लिए जिससे कि वे मतलब बचा सके ड्रैगन को, लेकिन वह कहती नहीं, वह किसी भी डेवन या फिर ह्यूमंस की वॉर है उसके बीच में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हो, ना उसने किया है, इसलिए मना कर देती है उसके ऑर्डर को, यानी कहे तो मना कर देती सीधा। बाहर जो चार्लोट खड़ी होती है वही उससे कहती है फ्ले से कि हाँ उसको जाकर प्लीज ड्रैगन को उसे बचाना चाहिए। उसकी बात सुनकर हरुडो भी कहता है तो दोनों के बीच आखिरकार वह बात मान जाती है। वे लोग माउंटेन्स में आकर सर्वेलेंस द्वारा देख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन इंजर्ड पड़ा है जहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर जाकर अटैक कर रहे हैं। जैसे भी लोग अटैक करने जाते हैं लेकिन हरुडो जाकर उनमें से एक बंदे को किक मारता है और फिले और हरुडो दोनों ही आराम से जाकर सभी एडवेंचर्स को ढेर कर देते हैं। वे जान से नहीं मारते लेकिन ढेर कर देते हैं। जो ड्रैगन होता है वो सभी को फ्रीज कर देता है, उन दोनों लोगों को फ्रीज कर देता है, लेकिन वह आसानी से आज़ाद हो जाता है और काफ़ी गुस्से में होता है। तो ड्रैगन होता है फिली से बात करता है और कहता है आखिर वे ह्यूमन के साथ में कैसे घूम रही है। वो उसको सब चीज़ें एक्सप्लेन करती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी दिख रही होती है, लेकिन वह सब बताते हैं। वह मान लेता है हाँ कि जो हरुडो है डीमन लॉर्ड है, इसलिए उसके साथ में काम करने के लिए मान जाता है, उसको लॉर्ड मानने के लिए भी। इस तरह बताता है पास्ट के बारे में, जब डीमंस के बीच में और ह्यूमंस के बीच फाइट चल रही थी तो उस टाइम पे जाकर एक केव में सो गया जहाँ पर एडवेंचर ने उसे पता चल गया और गलती से एक बुक गिरा दी। उसने बुक को पढ़ी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए ह्यूमन में बदल कर पहुँच गया सिटी में, जहाँ उसने बहुत सारे बुक्स को पढ़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा लत लग गई थी उसे बुक पढ़ने की। सीधा कहें तो एडवेंचर्स ने उसको ढूंढ लिया, उस पर अटैक की जिसकी वजह से उसकी सारी बुक्स वगैरह थी वो जल गई, इसलिए अब वह काफ़ी ज़्यादा ही इसी बात के पीछे भाग रहा है। वे सुनती है और कहती है सच में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी, क्यों ना तो हमारे साथ में रहो। उसकी बात सुनकर हरुडो भी कहता है हाँ साथ में रह सकते हैं। वे कॉन्ट्रैक्ट बनाती है उसके साथ में, ड्रैगन बनाता है, उसे पता है क्या होने वाला है, इसलिए बैरियर द्वारा कुछ क्लोथ्स को मंगा बना देता है। वे कहता है ठीक है, और जो कि एक गर्ल होती है और फिर उसका नाम रख देता है लीजा, और वह कहता है ठीक है तो फिर अब तो मेरे साथ में चलने पा रही हो। फिर उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस लग रही होती है। वह कहते हैं छोड़ो भी अब बातों को, चलो चलती हैं। फिर उड़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन फिले होती है वहीं पर रह जाती है बिकॉज वो उड़ नहीं सकती है। इधर घर आने के बाद वह गोल्ड से कहता है कि उसे एक पेपर चाहिए, वह लीजा को यहीं पर एक मेरी तरह रखना चाहता है। वे कहते हैं ठीक है तुमने जो भी काम किया वो काफ़ी अच्छा किया था, तुम मुझे रख सकते हो। फिले उससे कहती है सारे काम बताती कैसे करने हैं, लेकिन फिले काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है अभी भी काम करने में, लेकिन लीजा होती काफ़ी परफेक्ट होती है। वह खाना वगैरह भी सर्व करती है, सारे लोगों को खाना काफ़ी पसंद आया होता है और वह चार्लोट की भी काफ़ी अच्छी देखभाल कर रही होती है। तो उसकी मदर कहती है कि अगर वो और क्या जानती है तो बताती है कि वह थोड़ा बेसिक मैजिक भी जानती है। तो वह लीजा को चार्लोट की पर्सनल मेड बनने के लिए कहती है। वे कहती है ठीक है, डेली सुबह के टाइम में कपड़े वगैरह उसे तैयार कराती है, थोड़ी स्मॉल जो मतलब बेसिक मैजिक होता है वह भी उसे सिखा रही होती है, इसकी स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और उसका मैजिक होता है कुछ के अंदर काफ़ी इंप्रूव हो गया होता है, जो कि हरुडो भी देख रहा होता है। हरुडो कहता है मुझे माफ़ करना, मेरे जैसे तुमको कितना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन वह कहती है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है और भी इस तरह से थक नहीं रही है, इसलिए वो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन चार्लोट थी वह भी कहती है हाँ बिल्कुल हम लोग फ्रेंड की तरह है, तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है ना फ्यूचर में तो मुझे ज़रूर बता देना और आज से हम फ्रेंड है। फिर सोचने लगता है लीजा सच में काफ़ी अच्छे अटेंडेंट बन सकती है, लेकिन अभी तो वह चार्लोट की पर्सनल मेड बन चुकी है, तो इसीलिए ये सच में काम नहीं बनने वाला है बिकॉज अब दो जगह से एक बार में काम कर सकती, इसलिए उसका सपना टूट गया। लेकिन सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा डोर बनाए जिससे कि वह दोनों जगह एक बार में काम कर सके। इधर दिखाया जाता है चार्लोट एक एनिमी देखा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा ही सैड हो गई होती है। लेकिन तभी हरुडो बताता है कि जो हरुडो है वह जाने वाला है स्कूल एक वीक बाद, तो इसीलिए उसके बारे में तुम्हें क्या सोचा है। चार्लोट कहती है हाँ बिल्कुल हमें प्लानिंग करनी होगी, सारे लोग आकर एक जगह बात कर रहे होते हैं। चार्लोट कहती है वह स्कूल जा रहा है, उसे जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो फिले भी कहती है हाँ बिल्कुल वो इतने ज़्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड है, उसको क्या स्टडी की ज़रूरत है, ये सब समझ बकवास है उसके लिए। वह कहती है क्या ऐसा कुछ है जो कि मुझे नहीं पता है। फिले वह कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। स्केलेटन होता है वह भी कहता हाँ बिल्कुल हमें प्लानिंग करनी होगी कुछ ना कुछ। तो चार्लोट होती है बताने लगती है अकेडमी के बारे में। हाँ अकेडमी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता है और वह अकेडमी जाने वाला है तो वहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है उसके साथ में भी, तो हमको इसका नहीं पता, हमें उसके बारे में थोड़ा रखना होगा। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग होंगे जो कि अपने आप को बढ़ाकर या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव तौर पर किसी को बनाएंगे जिसके बीच फाइट भी होगी, इसीलिए इसमें
जो हारुतो भी पार्टिसिपेट करेगा फाइट में, लेकिन वे लोग तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं फाइट के बारे में। तो चार्लोट कहती है क्यों ना हम अकेडमी के बारे में पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकालें, लेकिन हारुतो को नहीं बताएंगे। वे सारे एक प्लानिंग करते हैं, कहते हैं ठीक है। नेची लीजा जाती है और कहती है हारुतो से कि वो उसके साथ में अटेंडेंट बन के लिए जाना चाहती है। वे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन पूछता है कि क्या सच में, लेकिन आखिर क्यों। तो वे कहती है बस वे उसके साथ में जाना चाहती है, दैट्स ऑल। मैं कहता ठीक है। नेक्स्ट डे भी जा रहा होता है तो लीजा उसके साथ में जा रही होती है अटेंडेंट बन के, बिकॉज उसकी प्रॉब्लम अटेंडेंट की अब सॉल्व हो चुकी होती है। उसे जाना होता है अकेडमी, तो तैयार होते हैं और बाकी सारे लोग होते हैं वे काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा सैड होती है कि वह नहीं जा पाई। इधर प्रिंसेस होती है, प्रिंसेस कहती हैं कि जो मतलब हारुतो है वह भी अकेडमी जा रहा है, बिकॉज ये सब इस बंदे का नहीं, प्रिंस का एक करादा रहा जिससे कि अकेडमी जाना पड़ रहा है, बिकॉज इसने उससे जाने के लिए रिकमेंड किया था। कहता ठीक है, लेकिन ये प्रिंस होती काफ़ी एक्साइटेड दिख रही होती है हारुतो को वहाँ पर जाने की वजह से। तो वह कहता है क्या तुम उसको पसंद तो नहीं करने लगी हो ना, लेकिन इसके वजह से वह काफ़ी ब्लश करती है और कहती नहीं वह नहीं जानती कि वह उसके पसंद करती है, यानी मना करना चाहती, लेकिन स्टूपिड प्रिंसेस होने की वजह से वह मतलब कह सकती हैं स्टूपिडली वह इनडायरेक्टली कन्फेस कर देती कि हाँ वह हारुतो को पसंद करती है। पर यदि समझ जाता, ये काफ़ी awkward सिचुएशन हो जाती है। इसी टॉपिक को चेंज करता और कहता है वैसे तुम्हें पता है ना काफ़ी सारी कैसी बातें चल रही हैं, इस वजह से तुम्हें इन ईविल बातों की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कि दिक्कत आ रही है तुम उससे परेशानी तो नहीं है ना, जैसे कि अभी जो कर वगैरह है वही बढ़ा दिया जाए और जो क्वीन है वह भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है कुछ चीज़ों पर, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो सकती है। और वह सोचने लगता है जब से 5 साल पहले उनकी गले में जो कॉलर बंधा है उसकी वजह से या फिर कह सकते हो उसके बाद से उसे और ज़्यादा डरने लगने लगा है प्रिंसेस से यानी क्वीन से। लेकिन अभी जो टर्म्स है किंग के बीच में और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, इसीलिए अभी वह नहीं जानता कि उसे अभी क्या करना होगा, यानी फ्यूचर में उसे क्या करना है। लेकिन जो प्रिंसेस होती हैं वे कहती है हाँ शायद, लेकिन हारुतो जो कि कुछ सब कुछ फीचर वगैरह शायद आगे चल के कुछ चेंज कर सके, बिकॉज उसकी पावर्स के हिसाब से वह शायद आगे चल के कुछ कर सके, उस कंट्री में भी कुछ बदलाव ला सके, ये हो सकता है। क्योंकि बात सुनकर प्रिंस कहता हाँ, लेकिन जो ब्लैक नाइट है उस पर उसे ज़्यादा भरोसा है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और शायद वो कुछ बदलाव ला सके, इस पूरी कंट्री में हेल्प कर सके। लेकिन वहाँ पर क्वीन आ जाती है और कहती हैं वेरी वेल। वे देखकर काफ़ी ज़्यादा दोनों शौक रह जाते हैं। वे देखती हैं कि प्रिंसेस होती है वो उसके मतलब कॉलर की तरफ देख रही होती है, तो उसको जाकर पकड़ लेती, जो कि जो क्वीन होती है सच में काफ़ी ज़्यादा ही सन की होती है। वह उसे छोड़ने के लिए कहता है तो छोड़ देती है और कहती है मैं बस मजाक कर रही थी। और कहती है वैसे तो अभी क्या बात कर रहे थे प्रिंस, यानी ब्लैक नाइट और हारुतो के बारे में ना, मुझे सब कुछ बताओ जो भी तुम जानते हो और आगे मुझे ज़रा इनके बारे में बताते रहना। और ये सब उसके लिए मतलब एक धमकी देने के हिसाब से कह रही होती है। बस सोचने लगता मुझे माफ़ करना हारुतो, लेकिन इसकी वजह से तुम भी फंस गए। इधर दिखाया था हारुतो के रिमो जो कह रहा होता है कि हारुतो यहाँ से एक बैरियर मैजिक बनाकर कभी भी कैपिटल जा सकता है, उसे कुछ दिन लगेंगे अपनी कैरी द्वारा, लेकिन इसलिए वह यहीं पर रुका हुआ है कैपिटल में जाने के बजाय, बिकॉज उसे काफ़ी दूर लग नहीं पा रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन फिर उसे कह रही होती है कि प्लीज़ वे उसको भी उसके साथ ले सके, लेकिन हारुतो कहता नहीं, उसने पहले ही फैसला कर लिया है अपने साथ में लीजा को ले जाने के लिए, तो नो मतलब नो। अब बैरियर मैजिक यूज करके आ गया होता है डायरेक्ट कैपिटल, आज ही दिन होता है उसे आने के लिए भी। वह जाकर देखता है कैपिटल में दूर से, तो देख रहा होता आखिर क्या चल रहा है, लेकिन एक कैरेज के पीछे एक बहुत बड़ा बोलो होता है, पड़ गया होता है पीछे। वह कहता नहीं, वो खुद को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन अचानक से वह कहता ठीक है चलो, और ब्लैक नाइट में बदल जाता है और कहता ठीक है जाकर हेल्प करूँगा। उसका एक पहिया होता है टूट जाता है और अपने सॉफ्टवेयर यूज करके एक बच्चों को गिरने से बचा लेता है। उस कैरेज से एक वाइट ईयर गर्ल आती है और वो उस बुल को रोकने लगती है। वो सोचता है सच में शायद हैंडल कर सकती है, इसलिए उसे ज़रूरत नहीं इन्वॉल्व होने की। लेकिन वह बुल होता है वो उसको ऊपर की तरफ उसे उड़ा देता है, यानी वह तो उसके सामने कुछ मुकाबले नहीं कर सकती है। दोबारा उसे अटैक करने के आता है, लेकिन वो उसको एक किक मारता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। उसको अपनी बैरियर से हील भी कर देता है। तो वह गर्ल होती है उसे थैंक्स कहती है, जो बच्चा होता है वह उसे थैंक्स कहता है उनकी हेल्प करने के लिए। वह कहता है ठीक है और इंट्रोडक्शन देता है एक सुपर हीरो के तौर पर कि वह हीरो है, लेकिन किसी लोगों को कोई भी मतलब रिएक्शन ही नहीं होता है। तो बच्चा वो काफ़ी खुश दिख रहा होता है, उसे बाय करता है और कहता है मैं इसे ले जाता हूँ। वह ले जाकर अपने वहीं विलेज में छोड़ देता है जहाँ पर स्केलेटन रहते हैं। वह जाकर देखता है तो वहाँ कैपिटल्स में बहुत सारे लोगों की लाइन लगी होती है, जो कि काफ़ी लेट हो गया होता है। और उस सभी के बाद बहुत सारे एक माउंटेन भरा पेपर्स पर साइन करने के बाद उसे आखिरी एक रूम मिल जाता है। लेकिन रूम में जाने के बाद एक बैरियर मैजिक यूज करता है और टेलीपोर्ट हो जाता है अपने फ्रेंड्स के पास में। ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है यहाँ पर रहना। यहाँ फिले से कहता कुछ खाना बनाने के लिए, लेकिन चार्लोट कहती क्यों ना हम कैपिटल में जाके कहीं रेस्टोरेंट में खाएं। फिले का दिल टूट जाता है। खाना खाने के बाद वे लोग फैसला करते हैं, चार्लोट फैलान करती सभी लोग जगह फैल जाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। लेकिन वह हारुतो के साथ में जाती है और कहती चलो हम साथ में चलते हैं।
वे लोग काफ़ी ज़्यादा ही घूम रहे होते हैं पूरी सिटी में, लेकिन कोई भी उनको देखकर ये नहीं कह सकता है कि वे लोग सिबलिंग्स हैं, बिकॉज लग ही नहीं रहे होते हैं किसी से भी सिबलिंग्स। और वैसे हाँ, वे भी कहता है वैसे भी हम लोग ब्लड रिलेटेड थोड़ी ना है, इसीलिए वे सिबलिंग में लग नहीं रहे होते हैं। इस तरह से कैपिटल में घूमने के बाद जब जा रहे होते हैं तो अचानक से गर्ल से टकरा जाते हैं, जो कि भाई गर्ल थी जिसका भूल से सामना हुआ था। वह माफ़ी मांगती है, लेकिन वह हारुतो को देखती है और कहती है उसके मैजिक काफ़ी सिमिलर, और वह कहती है अरे मुझे जॉब इंटरव्यू देना है, इसलिए भाग जाती है वहाँ से। लेकिन चार्लो उसको देखते हुए कहती है वह गर्ल मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लग रही थी, वह कोई नॉर्मल नहीं है। लेकिन हारुतो किसी भी स्पेशल बंदे में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए वे कहता है अरे छोड़ो इन बातों को। इसीलिए वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसको एक अट्रैक्टिव टेस्ट देना होगा जिससे कि वह आगे चल के पार्टिसिपेट कर पाएगा कॉलेज में। वह कहता है ठीक है, आखिर ये अकेडमी वाले करना क्या चाहते हैं। इस फील्ड से जाता है जहाँ प्रोफेसर उसे मिलते हैं जो कि उसका टेस्ट लेने वाले होते हैं, उसे सारे पेपर्स दे देते हैं। वहाँ पर देखता है जो मैजिक होता है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है। वह सोचता है फिर उसे क्या करना चाहिए, अरे वैसे ही मुझे तो एक्सपेल हो जाऊँ तो अच्छा ही है ना। इसीलिए उल्टे सीधे जवाब लिखना स्टार्ट करता है, जैसे कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है क्या होने वाला है। सामने नेक्स्ट पेज आता है बैरियर मैजिक के बारे में। वे कहती है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल मैजिक और अपना सीक्रेट भी है, तो इसीलिए ये तो बताने वाला नहीं मैं किसी को। इसे लिखना शुरू करता है और इधर उल्टे सीधे जवाब लिखना स्टार्ट कर देता है जो भी होते हैं, यानी हॉनेस्टली बेकार जवाब। नेक्स्ट लास्ट होता है एंशिएंट मैजिक के बारे में। तो सोचने लगता है अपनी रिसर्च के बारे में जो एंशिएंट मैजिक पर उसने की थी। कहता ठीक है, उसके बाद में उस पर भी लिखना शुरू करता है। और एंड सारे पेपर जमा करने के बाद टीचर चेक करते हुए कहते हैं वो सच में तो औसम है, सारे आंसर सही होते हैं। फिर नेक्स्ट रूम में ले आते हैं जहाँ पर एक प्रोफेसर होती हैं जो कि काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी एज करीब 30+ होती है। वे कहती हैं तुम यदि अच्छे निकली मैजिक में तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी, और वरना फिर तुम एक्सपेल होने वाले हो अकेडमी से। वे भी कहता है ठीक है। वे कहते हैं ठीक है, तो चलो तुम्हारे जो पेपर्स वगैरह हैं पहले वे चेक कर लें, तुम्हारा पेपर कैसा क्या है। प्रोफेसर होती हैं उनसे वे कहते हैं पेपर देखने के लिए। पेपर लेती हैं और उसमें चेक करने स्टार्ट करती हैं तो उनकी होश उड़ जाती हैं। वे कहती हैं सच में, और वे कहती हैं कि सच में ये सारे आंसर तो करेक्ट है, चलो तो क्यों ना तुम्हारा मैजिक पहले टेस्ट कर लिया जाए। सामने क्रिस्टल बॉल रखी होती है, वे उससे मैजिक चेक करने के लिए कहती हैं। जो सोचता है शायद इसमें 2 लेवल दिखाएगा, लेकिन वह अचानक से ब्लास्ट हो जाता है बहुत सारी रोशनी चमकने के बाद। सोचता है लगता है अब तुम्हें एक्सपेल होने वाला हो ये सब टूटने की वजह से। लेकिन प्रोफेसर कहती है सच में ऑसम है, तुमने क्रिस्टल बॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दी, सच में ऑसम है। चलो ठीक है, तुम्हें तो एडिशन मिलने वाला ही है, यानी भी इम्प्रेस्ड होती हैं उसकी परफॉर्मेंस से, बिकॉज उनको पता है ये ओवर पावर होने की वजह से हुआ है। इधर वे चेक करती हैं और कहती हैं फर्स्ट पेज पर जो तुमने आंसर लिखे हैं सच में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल स्पेल है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुमने क्या लिखा, ये सच में मेरे दिमाग से बाहर की बात है। लेकिन सेकंड पेज पे जो तुमने लिखी है वह सच में काफ़ी ज़्यादा करेक्ट आंसर है, हाँ बहुत बढ़िया लिखा है। तो क्यों ना अब मैं तुमको अपनी असिस्टेंट को तौर पर लेना चाहती हूँ, यानी एशियन मैजिक रिसर्च के लिए। मैं सीधा मना करता नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं काम करना तुम्हारे साथ, अपनी रिसर्च खुद ही कर लो, मुझे यहाँ से जाना। ये कहकर चला जाता है और पहुंच गया होता अपने क्लोन के पास में, उसे सब कुछ बता रहा होता है क्या क्या हुआ था। और वह कहता है कि उसने सब कुछ बुरा किया था, उसने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने बेकार दिया था जिससे कि उसको अकेडमी से यानी स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाए। लेकिन ये तो उसका उल्टा ही हो गया। साइलो काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन पड़ा है, इसलिए अब उस जो क्लोन है उसको ही अगले दिन अकेडमी में जाना होगा। क्लोन डर रहा होता है, लेकिन हारुतो ने कहा होता है उसे कि वह अपने बैरियर मैजिक द्वारा उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा, और उसको एक वेपन देता है यानी मैजिक गन, जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। इधर स्कूल का टाइम होता है, सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं, जहाँ से एक ब्लॉन्ड हेयर बंदा आ रहा होता है। वह गर्ल भी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा सही होकर हारुतो का क्लोन जा रहा होता है। वह बंदा कहता है उस गर्ल से कि हे तुम आखिर मेरे सामने बो डाउन करके क्यों नहीं गई थी, लेकिन इसकी वजह से हारुतो बीच में फंस जाता है, बिकॉज वह भी वहीं पर होता है। इसीलिए वह उससे भी कहता है, लेकिन वह अपनी झूठी सिक्का नाटक करता, लिख रहे पहचान लेता और कहता है हे तुम आखिर क्या कर रहे हो। मैं उसकी तरफ देखता सोचने लगता वो मुझे जाना होगा। एक एक वहाँ से भाग जाता है, वह उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है और अटैक कर देता है, तो सीधा हारुतो को हिट होता है। लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ होता उसकी बैरिंग मैजिक यानी हारुतो के बैरियर मैजिक की वजह से। वह दोबारा से कई अटैक तैयार करने लगता है। अटैक करने के लिए अपने पास से गन निकालता है और एक शूट करता है, जिससे वह दूर आकर गिरता है, लेकिन वहाँ से एस्केप कर जाता है। सारी स्थिति आकर वह हारुतो को बताता है क्या हुआ था। इसके बाद हारुतो भी काफ़ी चिंतित होता है। नेक्स्ट डे वह एक गर्ल आई होती है जो कि हारुतो को एक लेटर देती है और कहती है कि उसने उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज मैं क्या लगता नहीं मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। वह कहती नहीं तुम्हारे रिजेक्शन को भी रिजेक्ट किया जाता है, बिकॉज इसके लिए जो ऑर्डर्स है उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट आयत पर देख रहा होता है कि जो वाइट हेयर गर्ल होती है मैसेंजर से बात कर रही होती है। इधर दिखाया जाता है ब्लॉन्ड हेयर, वह बंदा को हील किया जा रहा होता है, उस गन के वजह से काफ़ी डैमेज हो गया होता है। जहाँ पर वाइट हेयर गर्ल भी खड़ी होती है, वह कह रही होती है हारुतो ने उसके इन्विटेशन को मना कर दिया है। वह कहने लगता है अपोलोजाइज के तौर पर तुम्हें नेकेड होकर यहाँ पर डांस करना होगा। वह कहती ठीक है, उसके लिए तैयार हो जाती है। जब वह ऐसा कर रही होती है, लेकिन हारुतो ये सब देख नहीं पा रहा होता और अचानक से लाइट बंद कर देता है
और ये पहुंच जाता और कहते ही क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है, अपनी रेस्पेक्ट को बना के रखो। और वो उस बंदे से भी कहता है कि वह उसके चैलेंज के लिए एक्सेप्ट करता है और ये कहकर उसे अटैक कर देता है जैसे बंदा अटैक करने को होता है, बिकॉज ये उसके लिए एक चेतावनी होती है ऐसे काम करने के लिए। इसके साथ साइलो अकेडमी में बात कर रहे होते हैं कि नारुतो ने किस तरह से ब्लॉन्ड हेयर को हराया था। वह सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन वह ये नहीं चाहता, वह एक मेन कैरेक्टर नहीं बनना चाहता है। सारे लोग सोच रहे होते हैं कि उसका लेवल 2 है लेकिन उसकी पावर से अपर लेवल की पावर है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वैसे भागने लगता है और जाने लगता है बिकॉज उसको ऑप्शन बुलाया हुआ होता है, लेकिन वह सोच रहा था एक्सपेल होएगा, लेकिन उसको तो काफ़ी ज़्यादा ही तारीफ मिली होती है, प्राइस मिला होता है। जब वह जा रहा होता है तो लोग उसको एक मेन कैरेक्टर के तौर पर यानी और पावर मार रहे होते हैं, पर वो इशारा कर उसे रोकती हैं और कहती हैं हे मेरा ऑफर वही है कि तुम मेरे रिसर्च क्लब में शामिल हो जाओ। वो उसको किसी न किसी तरह से बस कन्विंस करना चाह रही होती हैं। वे बताती हैं तुम या फिर नाइट बन सकते हो या फिर रिसर्च क्लब में जा सकती हो, रिसर्च क्लब में जाकर आराम से मेरे साथ रिसर्च कर सकती हो, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको साइन करो साइन करो साइन करो। लेकिन वहाँ पर प्रिंस आता है और कहता है नहीं ये रुको जरा, लेकिन वो उसको तुरंत वहाँ ढेर कर देता है। लेकिन मेरिन वहाँ आती है और कहती है ओह नारुतो मुझे माफ़ करना, जो प्रिंस है वो काफ़ी जल्दबाजी में था इसलिए तुमको नहीं देख पाया, मतलब तुम वो इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया। वे कहने लगती है हम लोग रिसर्च क्लब से हैं और तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट करने आए बिकॉज तुम भी अब इस अकेडमी में मतलब स्टडी कर रहे हो। प्रिंस भी कहता है हाँ बिल्कुल हम तुम्हें इन्वाइट करने आए, लेकिन प्रोफेसर कहती है मैंने उसे इन्विटेशन पहले दिया है इसीलिए मैं उसको इन्वाइट करने वाली हूँ अपने रिसर्च क्लब में। वे लोग बहस करने लगती तो वहाँ पर वही बाहर वाली गर्ल आती है और वह कहती है कि वह नारुतो से कुछ बात करना चाहती है। नारुतो कहता है ठीक है हम बाद में बात करेंगे, मुझे इससे कुछ बात करनी है। वह नहीं जानता है फिर क्या बात करेगी, लेकिन वहाँ से भाग जाता है इस मैटर को एस्केप करने के लिए। मेरिन सोच रही होती है कि शायद वह उसकी गर्लफ्रेंड है और वह काफ़ी चिंतित हो रही होती है। उससे भागते हुए दो लोग आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर, तो वहाँ पर वो गर्ल होती है, वह कहती है तुम काफ़ी अलग लग रही हो कल से। ये बस थोड़ा शौक होता है, एक बैरियर बना लेता है जिसे कोई और ना सुने। वह क्या लगता है तुम्हारा मतलब क्या है कहने का, तो बताने लगती है कि कल जब हम मिले थे उससे आज की डिफरेंस देखा जाए तो तुम्हारा ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। आज वे कहने लगता है हाँ मेरी एक मेड है जो कि एक डीमन है फिले, इसलिए सब होगा। वे कह लेते हाँ वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम एक ह्यूमन ही हो, इसलिए बिलोव कर लेती है और कहती क्या तो मेरी फ्रेंड बनोगे, प्लीज़ 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 मुझे मना मत करना। वह भी मान जाता तो कहते थैंक्स तुमने मेरे ऑफर को नहीं ठुकराया, वह सच में पहला फ्रेंड है इसलिए वह उसके साथ में काफ़ी अच्छी है, प्लीज़ थैंक यू सो मच। वह जब से बच्ची थी तब से ही उसको छोड़ दिया गया उसके पेरेंट्स द्वारा, जैसे अकेली ही रहती आई है। वह काफ़ी शौक रहा था उसकी बात सुनकर, पूछती आखिर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है, बिकॉज वह अकेली यहाँ पर रहती आई थी, उससे जानना चाहती इस वर्ल्ड के बारे उसके साथ रहकर। लेकिन वह सोचता है कि हाँ वह भी बच्चा था इसलिए उसको भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पता। और वह कहती जब से बच्ची थी तब से एक चर्च में रहती थी इसीलिए उसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए चाहती कि वह नारुतो के साथ रहे और दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। लेकिन नारुतो सेम कहता है कि वह भी बच्चा तब से अकेले ही रहा है, उसको भी इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, किसी और को फ्रेंड बनाना चाहिए तुम उसके लिए। तो वह कह लेती थैंक्स, तो फिर तो अच्छा हम दोनों साथ में मिलकर इस दुनिया के बारे में जानेंगे। लेकिन वो सोचने लगता है और फ्रेंड्स बनानी तो अच्छा है कि हाँ मैं ही इसका फ्रेंड ठीक हूँ। वह कहता ठीक है तो फिर हम लोग अभी साथ में फ्रेंड्स हैं। वह कहने लगते ठीक है हम लोग साथ में मिलकर क्लासेस वगैरह भी अटेंड करेंगे है ना, ठीक है। वे लोग काफ़ी तरह से बात करते हैं, वह काफ़ी खुश होते हैं इसके साथ में देखकर। लेकिन अब नारुतो को पहली बार कुछ अलग महसूस हो रहा होता है, इतनी गर्ल्स के पास होती हैं लेकिन इस बार कुछ अलग। वह सोचता है और कहता तुम्हारा नाम क्या है। इधर दिखाया था चार्लोट सोच रही होती है कि अपने ब्रदर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है, इसलिए वह जाती है और कहती है कि डोर खोल कर देखेगी वो डायरेक्ट उस पर सरप्राइज देगी। लेकिन फिले कहती है वो उसकी सर्वेंट इसलिए उसको उसका साथ देना चाहिए। वह कहने लगती है मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी हम लोग तो यहाँ पर रुक गए हैं। लेकिन जो पास्ट यानी पहले जो डीमन लॉर्ड हुआ करता था वह सच में काफ़ी ज़्यादा नाच था हम लोगों के लिए। हम ह्यूमंस के बीच में फाइट हुई, ह्यूमन और डीमन के बीच में, और कोई ने उसे हरा दिया। लेकिन तब से वह हम लोग भी लोगों को छोड़कर चला गया। वह पूछती है यानी लीजा होती है, उसे पूछकर नाम क्या था तो उसे बताती उसका नाम था आयरिस प्राइस। जो दिखाया था इधर जो वाइट ईयर वाली गर्ल होती है वह भी नाम बताती है अपना, जिसका नाम भी होता है आइस प्राइस। यानी असली जो डीमन लॉर्ड है जो कि रीइंकार्नेटेड हुई है और जिसके पास में उसकी खुद की मेमोरीज हैं, वह कोई और नहीं बल्कि आइस प्राइस असली डीमन लॉर्ड है, उसे बताती है। वह कहने लगता है ठीक है, तो वह कहती है ठीक है हम लोग कल से क्लास में साथ में जाने वाले हैं, और वो उसको आयरिस बुलाने लगता है इतना बड़ा नाम छोड़कर। वह कहता है आयरिस ठीक है ना। वह अपने एक रूम में लेकर आता है, यहाँ पर चार्लोट से मिलती है। वह कहती क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वह कहता नहीं, तो वह कहती हाँ ठीक है वैसे भी तुम गर्लफ्रेंड बनोगी तो तुम्हें मेरे ब्रदर की यानी हार्डो की सेकंड वाइफ बनना होगा। अब क्या लगता है सच में काफ़ी अच्छा ही, चलो वैसे हेट करने से अच्छा तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं, हेट तो नहीं कर रही है। वह कहने लगती इसे मजाक है, लेकिन वह कहती है ये सब सीरियस है। वह उसकी बात सुनकर पता नहीं उसको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए बिकॉज उसको सब कुछ पता ही नहीं है।
वे लोग देख रहे होते हैं आखिर उनको क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिससे कि वो स्टडी कर सकें या फिर मतलब क्लासेस वगैरह में उनको समझ नहीं आ रहा होता है। चाइल्ड उनकी हेल्प करती है उनके सब्जेक्ट चूज करने में, और उसका टाइम होता है अब जाने के लिए, तो उसकी आंखें बंद कर देता है हाई रिस्क की, जिससे कि वहाँ से डोर ना देख पाए। और इस तरह से उनकी डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लासेस का टाइम होता है। नेक्स्ट डे बस जागता है तो चार्लोट उसके पास होती है और सोच रहा होता है कि अब वह जाकर क्लासेस को अटेंड करने वाला है। चार्लोट उसको काफ़ी ज़्यादा चेयर अप कर रही होती है बिकॉज उसने जो उसके सब्जेक्ट चूज की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल होती हैं। वह सोचने लगती है, मतलब कहती है उसे चेयर अप करते हुए कि तुम्हारी जो भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से तुम्हें सी क्लास दिया गया है ब्रदर। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो तुम आराम से आगे के लेवल अप करते रहोगे। हरुटो की प्लानिंग तो अलग होती है। हरुटो चाह रहा होता है एडवांस नहीं बल्कि लो लेवल, बल्कि यहाँ से एक्सपेल होना चाहता है। अपने सब्जेक्ट देखता और कहता है ये क्या इतनी ज़्यादा हाई लेवल सब्जेक्ट। मैं कहने लगती है ऑफकोर्स ब्रदर, उसने ये सब चूज किए हैं बिकॉज हाई लेवल सब्जेक्ट्स होंगे तो सारे टीचर उसको काफ़ी ज़्यादा ही हाई लेवल पर देखेंगे और उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी, तो ये काफ़ी अच्छा होगा ना सबकी नज़रों में रहने के लिए। मैं सोचने लगती है काफ़ी अच्छा मौका, यदि वह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो आसानी से ही इस अकेडमी से भी एक्सपेल हो पाएगा। सच में वे कहने लगती है ब्रदर आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही होती है और चीयर अप कर रही होती है कि आपको जाकर अपना बेस्ट देना होगा। वे भी सोचता है सच में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो चलते हैं। लेकिन वो उसे रोकती है और कहती ब्रदर जरा रुको तो, और हाथ फैला लेती जैसे कि वो कुछ उससे मांग रही हो। वह कहता ठीक है, उसके पास जाता और वह उसे हग कर लेती है। ये जो हग होता है वह काफ़ी ज़्यादा ही लंबा होता है। इस तरह से वह काफ़ी देर हग करती रहती है और 30 मिनट बाद वह वहाँ से निकल के आता है बाहर, तो उसको आयरस वेलकम करती है बिकॉज वे अभी क्लास में जाने के लिए तैयार होती है और पूछती है कि आखिर ये कौन है, तो बताती है नहीं लीजा बताती है उसकी अटेंडेंट है। उसकी बात सुनकर आयरिस सोचने लगती है कि सच में वे एक ह्यूमन तो नहीं लग रही है, लेकिन वह अभी हरुटो की मेड है, तो इसलिए वह भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है वह आयरिस है हरुटो की फ्रेंड। वे लोग चले जाते हैं, क्लास ए के सामने आ जाते हैं। आयरिस कहती है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको क्लास ए में असाइन किया गया है। यदि उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, हाँ उसकी ज़रूर अच्छी रहेगी, वह काफ़ी बेटर है, इसीलिए वह भी इस क्लास में जल्दी पहुँच जाएगा और हम लोग साथ में होंगे। और वह उससे गुड बाय कहकर चली जाती है। लेकिन अभी जो हरुटो का प्लान तो क्लास ए में आने का नहीं बल्कि वह तो यहाँ से जाने का है। वह वहाँ से चली जाती है, सोच रहा होता है उसको तो यहाँ से बस जल्द से जल्द दफ़ा होना है इस अकेडमी से, इसलिए वे लोग अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं और फिर वहाँ से जाने के बाद पहुँच जाते हैं अपनी इसी क्लास में, यानी कि क्लास जहाँ पर कि जैसे अंदर जाता है सारे फ्रेंड्स उसको देख रहे होती हैं और कि हाँ ये वही बंदा है जिसने कि इतनी बड़ी स्पेल यूज की थी। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और प्रोफेसर आती हैं और कहती हैं तुम सभी की मैं न्यू प्रोफेसर हूँ और तुम सभी एक आज पहले दिन है, सो चेयर अप रहो बच्चों, और आज तुम्हारा एक पहला एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, यानी मतलब एंटर होने के तौर पर एक टेस्ट होने वाला है। बस सोचने लगता है सच में पहले दिन ही टेस्ट, ये क्या है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यदि मैं फेल हो गया तो फिर तो इनको मुझे निकालना ही होगा। सच में काफ़ी अच्छा ही है, इसलिए सभी को पेपर दे दिए जाते हैं। उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग में पेपर देखता है और कहती है सच में कितना ईजी पेपर है, क्योंकि ये तो उसकी जो सिस्टर है जो कि इतनी छोटी है वह भी ये सब सॉल्व करती है, सच में कितना ईजी है। मैं सोचने लगता है शायद टीचर की कोई चाल है, भी इतना ईजी पेपर देकर जिससे कि जानना चाहते हैं कोई जानबूझकर तो गलत आंसर नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं सोचने लगता है कि चलो उसकी प्लान के अकॉर्डिंग ही इसमें टोटल रॉन्ग आंसर नहीं लिखेगा बल्कि थोड़ा मिक्सिंग करेगा। फिर सोचता है इसमें कि वह 60% सही लिखने वाला है और बाकी 40% वह गलत लिखेगा, जिससे कि टीचर को शक ना हो, इसलिए वह स्पीड से लिखना स्टार्ट करता है जिसमें कि 40% लगभग गलत कर देता है। इस तरह से सारे लोगों के टेस्ट खत्म हो जाते हैं और लोगों को जो 20% का ही केवल राइट रेट होता है, यानी सही गई होती हैं, और इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी होती है। ये बात सुनकर तो हरुटो सोचने लगता है ये क्या, यहाँ पर सच में क्लास में सारे लोग डम्ब भरी हैं क्या। फिर टीचर चेक करती है और कहती है हरुटो जिसके केवल 60% आए हैं, और ये क्लास में भी मतलब बी क्लास में एक बंदे के केवल 50 आए थे इस टेस्ट में। सारे लोग उसको चीयर अप कर रहे होते हैं, क्या इस सच में डम्ब लोगों की क्लास है। नहीं डम्ब लोगों की क्लास नहीं है, बल्कि बच्चे तो अपनी एज के हिसाब से ठीक है, बल्कि उसकी सिस्टर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि हाई लेवल की क्वेश्चन सॉल्व करती भाई उसने हरुटो को भी सिखा दी है। टीचर कहती हैं सच में तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, इसीलिए तुमको इस क्लास पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको एडवांस कर दिया जाता है एक क्लास में, और उसकी जो भी उम्मीदें थी उसके डायरेक्ट अपोजिट उसको प्रमोशन मिल गया होता है डिपोजन की बजाय। जैसे अंदर जाता है तो वहाँ पर आयरिस और प्रिंस दोनों ही पकड़ लेते हैं उसको, दोनों फाइट कर रहे होते हैं अपने अपने पास उसे रखने के लिए। और टीचर आती हैं और वह अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती हैं और कहती हैं तो आज से मैं तुम सभी लोगों को टीचर होने वाली हूँ। इधर हरुटो को देखती हैं और कहती हैं ये क्या है, और वो उसको चिल्लाते हुए कहती हैं हे तुम पहली क्लास में ही आए और मतलब प्रमोशन हुए पहले दिन ही, और तुम फ्रंट सीट पर आकर बात कर रहे हो, ऊपर से यहाँ पर चिट चैट कर रहे हो पेरेंट सीट पर बैठ कर। सच में यदि तुम लोगों का रिजल्ट ठीक नहीं रहा ना तो तुम तो गए इस क्लास से, यानी एक्सपेल कर दिया जाएगा। वे 3 लोगों को ये वार्निंग दे रही होती हैं और बताती हैं इस क्लास में जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहेगी वो अपनी इस जो रिसर्च टीम है उसमें उसको इन्वाइट करने वाली है।
रिसर्च करने के लिए। और वह आयरिस से भी कहती है यदि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उसको इन्वाइट करेगी। इस तरह से वे कहती हैं तो सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी की आज परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी, जिसमें कि वे पहले आयरिस को बुलाने वाली होती हैं जिससे कि उसका मैजिक चेक कर सकें। अपनी आकर वो मैजिक चेक करती है जिसके पास लगभग सभी एलिमेंट्स होती हैं और ये टीचर एलिमेंट्स बुलाने वाली होती है, लेकिन उसका माना होता है केवल 5 होता है। वे काफ़ी शॉक्ड होती हैं और कहती हैं क्या तुम तो 5 एलिमेंट के पर मतलब रिसर्च कर सकती हो, यानी 5 एलिमेंट की पावर्स हैं, क्या तुम हमारे साथ में रिसर्च क्लब में आओगी? तो वो मना करके चली जाती है। वो उन्हें बताती हैं जो एलिमेंट्स हैं उनकी पावर से उनके अकॉर्डिंग इस क्रिस्टल में शो हो रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग वे अपनी पावर्स उनको कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। जिस परसेंटेज है उसके हिसाब से वे अपनी पावर्स में कंट्रोल पा रही होती हैं। और बताती हैं कि वे एलिमेंट के बारे में ही यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाने वाली हैं। इस वजह सोचने लगता है आखिर वे क्या कह रही हैं, इनकी स्टेट्स में यानी आयरिस के स्टेट में क्या गड़बड़ चेक करता है और वह चेक करने के बाद देखता है सब कुछ ठीक ही है। और जो टीचर होती है वह कहने लगती हैं कि जो रिजल्ट है जो भी आता है इस क्रिस्टल द्वारा बस ठीक होता है, इसलिए जो मैजिक होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है। इस रिजल्ट में दिखता है वह में, और जो रिसर्च की होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। फिर सोचने लगता है कि सच में, लेकिन उसकी हिडन प्रॉपर्टी उसके बारे में क्या, लेकिन वह जोर से बोल देता है। टीचर कहते हैं क्या अभी तुमने क्या कहा, दोबारा से रिपीट करो ना। वह डर गया होता है और वह देखता है मतलब आयरिस के स्टेट्स, तो वह कहता है हाँ ठीक है चलो जो भी सच है बता ही देता हूँ। वह बताने लगता है जैसे कि उसने पहले भी सीखा था अपनी फ्रेंड्स या अपनी सिस्टर के साथ में। वह कहता है कि जो मैजिक होता है उसमें काफ़ी सारी मतलब प्रॉपर्टीज भी होती हैं उस मैजिक के अंदर, उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन उसकी बात सुनकर टीचर काफ़ी शौक होती हैं और कहती हैं उसको हिलाते हुए आकर तुमको पहले दिन ही इतना सब कुछ पैसे थे कैसे पता चल गया, केवल 10 मिनट की तुमने क्लास ली है, तुम सच में इसके बारे में कैसे जान सकती है, सब सीक्रेट है। वह कितने टाइम से रिसर्च करती हुई आई है और रिसर्च क्लब में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर अब तक रही है, लेकिन उसके बारे में से रिसर्च कर रही है, लेकिन तुमको इतने सारे सीक्रेट्स है वह कैसे पता चल गए। और इसीलिए वो उसको इनवाइट करती हैं अपने रिसर्च क्लब में आने के लिए, लेकिन वह खुद को मना कर देता है कि नहीं वह तो भाई उस क्लब में नहीं जाने वाला है। इस तरह से उसको ऑफर को ठुकरा देता है हार्डिन मतलब हरुटो भी। लेकिन प्रिंस बताता है तुम किसी भी क्लास में मतलब रिसर्च क्लब में नहीं जाओगी तो ये तो अकेडमी के नियम के खिलाफ है। टीचर भी कहती है ऑफकोर्स तुम क्लब तो ज्वाइन करना होगा। इधर वही सोचने लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तभी पहुंच जाता उन्हीं पहली प्रोफेसर के पास जिन्होंने कि उसे पहले इन्वाइट किया था रिसर्च क्लब में, और वे काफ़ी खुश हो रही होती है कि आयरिस हरुटो दोनों एक साथ में आए हैं, जो कि सच में काफ़ी ओपी है उनकी क्लब के लिए। इसलिए शेरफ करती हैं और कहती हैं आज तो पार्टी बनती है, आज इतने अच्छे स्टूडेंट उनके साथ में रिसर्च क्लब में आए हैं। फिर वहाँ रिसर्च कर रहे होते हैं, हरुटो सोच रहा होता है इससे क्लोन है तो सच में काफ़ी ज़्यादा अब लेजी होता जा रहा है अकेडमी आने के लिए भी, इसलिए उसे कुछ करना होगा। और जो बुक पढ़ रहा होता है सोचता है कि अब उसे जाना ही ठीक है, इसलिए छुप कर वहाँ से जाने लगता है। जब भागने को जा ही रहा होता है लेकिन उसके भागने से पहले वहाँ पर प्रोफेसर आ गई होती हैं और वहाँ पर वे लेकर आई बंदे को, और वे कह रहे होते कि हम लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए हैं इसीलिए। और वहाँ पर वे लेकर आए हुए जिसका नाम होता है ब्लॉन्डी, जिसको पहले हरुटो ने हर्ट किया होता है, जिसके अब तक वह शायद अनकॉन्शियस है। फिर उसको देखती हैं और कहती हैं अगर आयरिस तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथ में क्या गड़बड़ हो सकती है, और इसको देखती हैं चेक करके कि उसके ऊपर कौन से मैजिक यूज हो सकता है। तो वह कहती हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर कोई एंशिएंट मैजिक यूज़ किया गया है जिसकी वजह से अब तक अनकॉन्शियस है और अब तक होश में नहीं आ पाया। आयरिस तुम्हें क्या लगता है? और हरुटो तुम इसके रिसर्च के बारे में क्या कहते हो, एक क्या उसके बारे में उससे कुछ पता है या फिर जानकारी है? और बताती हैं कि उसके हिसाब से इस पर कोई बैरियर टाइप जो मैजिक है भी यूज किया गया है जिससे कि अब तक अनकॉन्शियस है और उसमें नहीं आया, जो कि एक एंशिएंट मैजिक है। वह कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है? वह कहती है आयरिस कहती है हाँ बिल्कुल उसके हिसाब से नॉन प्रॉपर्टी वाला एक बैरियर मैजिक हो सकता है। हरुटो भी कहता है ऑफकोर्स टीचर आप सच में कमाल हैं प्रोफेसर, आपने इतनी आसानी से पता लगा लिया किस तरह का ही मैजिक हो सकता है। वे क्या लगती है ऑफकोर्स एंशिएंट मैजिक और मोर मॉडर्न मैजिक में आखिर क्या डिफरेंस हो सकता है। उसकी बात सुनकर आयरिस कहते हैं टीचर आखिर आप क्या पूछ रही हैं, बिकॉज उसको कैसे पता हो सकता है। वैसे बताने लगती हैं एंशिएंट मैजिक होता है उसको यूज करने के बाद आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन मोर मॉडर्न यदि मैजिक की बात की जाए तो आप आसानी से ही उसके करीब आधे दिन में ही थक सकते हैं। एंशिएंट मैजिक के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, जो कि उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। और वह कहती है पता नहीं कौन बंदा है जो कि इतने ज़्यादा एंशिएंट मैजिक उसने यूज किया है जिसकी वजह से जो मतलब ब्लॉन्ड लीव अब तक वो उसमें नहीं आया है, शायद उसको इसके बारे में पता लगाना होगा बिकॉज ये एंशिएंट मैजिक की प्रॉपर्टी हो सकती हैं। आयरिस कहती लेकिन एंशिएंट मैजिक यहाँ पर कौन यूज कर सकता है। वह कहती हैं ऑफकोर्स क्यों ना हम इसी जगह कर ही पता लगा लें। उसे उठाती हैं और कहती हैं चलो उसको होश में लगाते हैं, और धीरे धीरे उस पर स्लैप मारना स्टार्ट करती हैं और वो कॉन्शियसनेस में आ जाता है। वह उठते ही कहता है आखिर तुम किस तरह के एक्सपीरियंस है जो कि उसके ऊपर कर रही हो, तो बता भी आखिर वह कौन है।
वे वैसे उसे मारने लगती हैं और कहती हैं ऑफ कोर्स वे जानती है किस तरह से तुम्हें ट्रीट करना है, बिकॉज उसको वे ठीक करने के लिए यहाँ पर लेकर आई हैं। जैसे उसे पूछती हैं मुझे एक ही बात बताओ, तुम्हें असर ये सब किसने किया? तो बताता है कोई ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बंदा था और जिसने उस पर अटैक किया था। वे कहने लगती है वो ये तो वही है जो कि हरुडो की कंट्री साइड में एक बंदा जिसको ब्लैक नाइट बुलाया जाता, यानी सच्चाई का हीरो वह है ना। लेकिन जब से हरुडो आया तब से ही कैपिटल सिटी में भी वह देखने को मिला है। यानी उनका कहने का सीधा मतलब होता है हरुडो ही वह ब्लैक नाइट है, इसलिए उसको क्लेम करने के लिए भी कहती हैं। लेकिन हरुडो होता है ऐसी सारी सिचुएशन के लिए पहले ही तैयार होता है और पहले ही फंस चुका होता है। उसकी बात सुनते ही वे कहता है ठीक है मैं डील करता हूँ, और वहाँ पर आ जाता है ब्लैक नाइट, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होती हैं। और तब ब्लैक नाइट कहता है कि वहाँ पर वो इसलिए गया था क्योंकि जो हरुडो था उसके साथ में जो ब्लॉन्डली है उसके साथ में एक डुएल करना चाहता था, उसके मना करने के बावजूद भी, और इसके साथ में ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था। वे क्या लगता है ये तुम, लेकिन वो उसकी बात इग्नोर मारते हुए कहता है कि अभी मुझे चलना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर होती है उसको बाइंड में से पकड़ लेती हैं, बिकॉज जो बाइंड मैच में काफ़ी एक्सपर्ट होती है और कहती हैं वो उस पर रिसर्च करने वाली उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन वो उसको फ्री हो जाता है और उन दोनों को ही वहीं पर ब्लॉक कर देता है अपनी बैरियर मैजिक द्वारा। और फिर उनसे कहती हैं ये मुझे प्लीज जान दो यहाँ से, मतलब उसे यहाँ से जाने दो, बिकॉज मैं रिसर्च के बारे में जो बात कर रही थी उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब जाने लगता है तो उसे याद आता है हाँ कि उसको भी वॉशरूम जाना है, इसलिए उसे वहाँ से बैरियर से निकालो, बिकॉज वहाँ से अपने आप तो नहीं निकलने वाली है। कुछ टाइम बाद वे लोग बात कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, सब कुछ सेटलमेंट होने के बाद, बैरियर से फ्री होने के बाद वे लोग कह रहे होते हैं, यानी जहाँ पर बंदा होता है वे कह रहा होता है हम लोग यहाँ पर पार्टी करने वाले आज हार्टी यानी हरुडो के लिए और एरिस के लिए। वे कहने लगती है तुम यहाँ पर कैसे आओ? हरुडो पहुँचता है तो बताते हैं यहाँ पर वे एक हाई फैमिली द्वारा यानी जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए आया था जो कि प्रोफेसर है, लेकिन पता चला कि वह काफ़ी जीनियस है। यहाँ की जो भी रिसर्च है उनका उसने फ़ायदा उठाया और आखिरकार इस रिसर्च क्लब में वह शामिल हो गया है। यानी इस मतलब जो डिटेल है उसके बारे में सारे लोग अभी एंशिएंट मैजिक के बारे में इतना कुछ गौर नहीं देते हैं, इसलिए उसका कुछ लोग अकेडमी जाते लोग हैं एंशिएंट मैजिक वालों को मजाक बनाते हैं। वे कहने लगता है सच में एक जीनियस को इस तरह से हर कोई इग्नोर मारता है पहले। वे कहने लगता है वो इससे और ज़्यादा वे एम्बेरस हो रहा होता है। लेकिन तभी इससे ज़्यादा एम्बेरसिंग बात ये होती है आरिस उसके पास आती है और उस पर गिर जाती है और फिर वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो गई होती है, लेकिन उसके लिए ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन मना कर देता। लेकिन फिर से भी ड्रिंक करती रहती है और सोचती है कि हरुडो को उसने अब तक थैंक्स नहीं कहा उसके लिए फ्रेंड बनने के लिए। उसके पास जाकर उसे हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच हरुडो उसको फ्रेंड बनने के लिए, और वहीं पर सो जाती है। वो ये जो कि उसको देखकर वह इसका लिटा देता है और कहता है थैंक गॉड, लेकिन वह काफ़ी डिसअपॉइंट भी होता है। वे कहने लगती है ये काफ़ी अच्छा है, वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम लोग इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए क्यों आए हो? इसी रिसर्च क्लब के लिए, बिकॉज वो बताती है आरिस के पास में हर एक तरह का एलिमेंट है जिस एलिमेंट के बाद भी एक जीनियस कहलाई जा सकती है इस पूरे अकेडमी में। लेकिन फिर भी उसने इस रिसर्च क्लब को ज्वाइन किया बिकॉज वे एंशिएंट मैजिक के बारे रिसर्च करना चाहती है। उसका जो माना है वे 5 है आउट ऑफ 35 में से, इसलिए एंशिएंट मैजिक पर रिसर्च करना चाहती है जिससे कि अपनी माना को इनक्रीज कर सके, यहाँ पर और जान सके, और ये जो कि नामुमकिन भी नहीं है इस माना को इनक्रीज करना, इसलिए इस पर रिसर्च कर रही है, यानी एंशिएंट मैजिक पर रिसर्च कर रही है खासतौर से। लेकिन उसके बारे में क्या, वह भी तो यहाँ पर आया है ना इसी में, मतलब इसी क्लब में। फिर कहते हैं ठीक है अभी हम इसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं, बिकॉज अभी वह भी इतना ड्रंक होने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्लीपी हो रही होती हैं, इसलिए कहते हैं ठीक है हम बाद में बात करेंगे और अभी मैं सोने जा रही हूँ, और वहीं पर सो जाती हैं। हरुडो के पास में कुछ ज़्यादा ही बचा होता है तो वह भी सो जाता है। इधर दिखाता है ब्लॉन्डी सोच रहा होता है कि सच में इन लोगों ने जो मेरे साथ फ़न किया है ना उसका बदला तो मैं लेने वाला हूँ, बिकॉज इन सभी को पूरा अकेडमी के सामने मजाक बनाने वाला हूँ। उसके फादर हैं जो कि किंग बनने जा रहे हैं, लेकिन हरुडो है जो कि बार बार बीच में इस तरह से आ रहा है, लेकिन हरुडो को उसको इससे पता ही नहीं है। वह सोच रहा होता है कि वह ज़रूर इससे बदला लेने वाला है हरुडो इस चीज़ के लिए। फिर कहता हाँ मेरे पास एक मस्त प्लान है। वह कहता है कि जो भी असेसन्स हैं उन सभी को मैं ऑर्डर दूंगा जिससे कि हरुडो को ख़त्म कर दें, ये काफ़ी अच्छा प्लान है। और वह ऑर्डर भी दे देता है हरुडो को मारने के लिए, और जो असेसन्स होते हैं वो सभी को भेज दिया जाता है हरुडो के जो लैब यानी जो रिसर्च लैब उसके पास में, जहाँ पर कि सारे लोग अभी सो रहे होते हैं। लेकिन उनको किसी को नहीं पता है कि यहाँ आसपास में सब में रिकॉर्डिंग चल रही है। सारे असेसन होते हैं वे तैयार होती हैं उन सबको असेसिनेट करने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हरुडो वहाँ पर सो रहा होता है जिसको इसके बारे में कुछ ही पता नहीं होता है। इधर सारे लोग होते हैं साउंड बैरियर क्रिएट करने लगते हैं, जिससे कि जब भी वह फाइट करें या अटैक करें या कुछ भी करें तो जिससे कि जो साउंड है आपस में कहीं पर भी ना जाए, इसी साउंड बैरियर को वहाँ क्रिएट कर लेते हैं। सब लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं। एक बंदा स्पीड से जाने लगता है अटैक करने के लिए, और बूम जाकर अटैक को मतलब टकरा जाता है एक बैरियर द्वारा।
और फिर तभी लोगों को पता चलता है कि आसपास में तो समय एक बैरियर बना हुआ है। सब लोग चेक करने लगते हैं आखिर बैरियर कहाँ पर है। वैसे डैमेज करने की ट्राई करते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने एक गेट आ जाता है। उस बैरियर में तो एक स्क्रैच भी नहीं आया होता है। फिर लोग कहते हैं आखिर ये क्या है, तो ये जरूर एक ट्रैप हो सकता है। इसलिए एक बंदा सामने तरफ जाता है बहुत ज़्यादा ही सावधानी से। जैसे गेट खोलता है उसे कोई अंदर खींच लेता है, वो गेट बंद हो जाता है। सारे लोग कहते हैं आखिर ये क्या है। सभी लोग अटैक करने तैयार होते हैं, अटैक करते हैं, लेकिन वह अटैक तो उस दरवाजे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जितनी भी अटैक करते हैं वह दरवाजा आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से काफ़ी सारे डोर खुल जाते हैं और बहुत सारे जो असैसिन होते हैं उन सभी को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तभी बहुत सारे गेटों को देखकर उनका लीडर होता है कहता किधर। जैसे एक गेट खुलता है वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। लेकिन सारे गेट खोलते हैं और सबसे ब्लैक नाइट निकल के आता है। वे सभी लोगों में से जिस पर थकता है उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन चेक करता है तो वह तो उनकी असैसिन्स होते हैं जिस पर वो अटैक कर रहे थे। असली जो ब्लैक नाइट होता है वह तो ऊपर होता है और कहता है हे तो आखिर अब तुम बचे हो। जैसे अटैक करने को होता है उसका मैजिक सब कुछ रुक जाता है और वह पूरी तरह से फ्रीज हो गया होता है। ब्लैक नाइट कहता है तो अभी तुम बताओ आखिर तुम्हें किसने भेजा है और अभी तुम यहाँ से नहीं हिलने वाले हो और सारे तुम्हारे जो लोग हैं वह तो अभी उसके कब्जे में हैं। वो सभी को लेकर आ गया होता है ब्लॉन्डी के पास में और उसे बताता है कि सब तुमने किया है ना। वह कहने लगता नहीं उसको तो पता भी नहीं आखिर ये लोग कौन है, उनसे वह कभी मिला भी नहीं है। मैं नहीं जानता अगर तुम्हें क्या कह रही हो। वो उसे वीडियो दिखाता है किस तरह से उसने ऑर्डर दिया था उन सभी लोगों को हरूडो को मारने के लिए, जिसमें कि वो साफ साफ दिख रहा होता है। लेकिन उसको देखकर तो काफ़ी शौक रह जाता है। तो ब्लैक नाइट कहता है हे आखिर तुमको मैंने एक चांस दिया था पिछली बार, लेकिन तुमने उस चांस को नहीं लिया। इस बार लगता है तुम्हें ठीक से सबक सिखाना होगा जिससे कि तुम उसको हमेशा ही याद रखो। लेकिन ब्लॉन्डली कहता है हे तुम आखिर क्या कह रही हो, उसको नहीं पता है। और वहाँ से भागने की ट्राई करता है और एक जगह से बॉक्स उठाता है और कहता है तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो वह इसको इंजेक्ट कर लेगा जिससे तुम बहुत पछताने वाले हो। वो इस इंजेक्शन में इंजेक्ट कर लेता है जिससे उसकी बॉडी होती है काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगती है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। जिसके बाद इतना बड़ा मॉन्स्टर होता है और पंच मार देता है ब्लैक नाइट को, जिससे वह दूर आकर पीछे गिरता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। ये मॉन्स्टर होता है काफ़ी पावरफुल होता है। लॉन्डली कहता है तो अब तुम नहीं बचने वाले हो। लेकिन तभी उसी टाइम पर चार्लोट की कॉल आती है और वह कहती ब्रदर तुम अभी बेड के टाइम पर थे लेकिन बेड पर नहीं थे, तो मैंने सोचा तुम शायद कोई सच्चाई का काम करने गए हो, यानी अच्छाई रक्षा के लिए। मैं भी देखना चाहती हूँ, तो क्या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है कि हम उसे हेल्प के लिए वहाँ पर आना चाहिए। उसकी बात सुनता और कहता वो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा और ये सब साफ करके अपराने वाला है। जैसे वो मॉन्स्टर अटैक करने लगता है तो वह उससे डॉच कर रहा होता है, लेकिन फिर भी एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर दोबारा पंच मारता है तो उसे डॉच कर लेता है और जाकर अटैक करता है, लेकिन उसकी बैरियर के साथ में उसको ही पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। उसे देखकर वह उसके हाथों पर बहुत सारे बैरियर को यूज करता है और दोनों हाथों को अलग कर देता है और वह सोचता है कि अब तो वह नहीं हिल पाएगा। लेकिन मॉन्स्टर एक कदम आगे निकलता है, अपने हाथों को डिस्ट्रॉय करके दोबारा रीजनरेट करके अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी चार्लोट से कॉल पर बताती है क्या कुछ सस्पिशियस मिला। वह अपने हाथों को रीजनरेट कर रहा है। मुझे पता चला है कि वह किसी पार्ट को डिस्ट्रॉय होने के बाद रीजनरेट कर सकता है, इसीलिए आपको बताने पर तरफ क्या करना है, कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा जो कि वर्किंग हो। उसकी कमजोरी उसने पहले बताती होती है। तो वह तैयार हो जाता है और ऊपर से समन करने लगता है, जिससे कि बहुत सारे वेपन्स आने लगते हैं जो कि पूरी आकाश को भर देते हैं। उन सभी का टारगेट अब वो वह मॉन्स्टर नहीं बल्कि ब्लॉन्डली की तरफ होता है, जो कि उसकी चेस्ट में होता है। उसको पूरी तरह से मॉन्स्टर के अंदर से निकाल देता है, मॉन्स्टर मारा जाता है। जिसके बाद वह कहता है चलो तो अभी ये तो बच गया, सारा मैटर अभी खत्म हो चुका है। और वह देखता है ब्लॉन्डली होता है बहुत बुरी तरह से, वह खड़ा होता है, उसको होश भी नहीं होता है। उसकी सिस्टर कहती है सच में ब्रदर आपने कमाल कर दिया और आपने इतना अच्छा शो दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब इसीलिए अभी सब मैच को साफ करने के बाद आना बेड पर वह तुम्हारा वेट करेगी, यानी वह उसका वेट करेगी। वह कहता है ठीक है। इधर वह उससे बात करने को होता है, लेकिन ब्लॉन्डली वहाँ से भागने लगता है मंकी की तरह। वो कहता है ठीक है अब इससे क्या ही बात करनी। कहता ठीक है यहाँ पे सारी मैच को मुझे साफ करना होगा, कुछ एविडेंस इकट्ठे करने होंगे और मैं यहाँ से चलना चाहिए सोने के लिए। इधर दिखाता है प्ले का जो कि ओल्ड मैन से बात कर रही होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है। वहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं जो कि दो गर्ल्स को अकेला देखकर उनके साथ बदतमीजी करने की ट्राई करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल डीमन से फाइट ले रहे हैं। उनको ढेर कर देती हैं दोनों मिलकर। आखिरकार लोगों की चैट होती काफ़ी चीज़ आ रही होती कि रिसर्च कर उन्हें पता चलता है किंग और क्वीन के बीच में जो रिलेशन है, यानी जो भी बेनिफिट्स चल रहे हैं वे थोड़ा ठीक नहीं चल रहे हैं। और आखिर कोई तो है जो कि उन सभी को एक एक करके एक पपेट की तरह यूज करता जा रहा है। उन सभी के ऊपर कोई तो है, उन सभी की बातें चल रही होती हैं और इधर क्वीन के बारे में सब रिसर्च चल रही होती हैं। इधर दिखाया जाता है हरूडो का जो कि उन सभी पर नज़र रख रहा होता है और अभी चैन की सांस ले रहा होता है, बिकॉज अब उसको कोई भी
मतलब दिक्कत वाली बात नहीं लग रही होती है। और इसी के साथ में एनिमे तो ये एंड होती है, तो आपको पता है ना नेक्स्ट अब वो आपको कमेंट में क्या कमेंट करना है। तो ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दो और लाइक भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।